दोस्तों स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 15वें वीडियो में। और यहाँ कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहाँ 14th वीडियो में खत्म हुई थी। आई मीन 14th वीडियो में मैंने रिकॉर्ड एक्स्ट्रा किया था कुछ, लेकिन कई चीजें आ नहीं पाई थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब फाइल ही मेरा करप्ट हो गया था, बट अगेन मैं उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहाँ 14th वीडियो में खत्म हुई थी। याद है ना, लाइक टारगेट, कमेंट टारगेट, वो सब तो पूरा करना ही है। और एक मैं डिस्क्लेमर अभी ही दे देता हूँ कि 15th फेब तक वीडियोस की जो लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी ही आएगी। रेगुलर आती रहेगी वीडियो, लेकिन लेंथ छोटी रहेगी क्योंकि मेरी जो अपनी बहन है उसकी ही शादी है, तो उसमें मैं आया हूँ। और क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे ऊपर ही सारा काम है, तो समझ सकते हो आप लोग सिचुएशन क्या हो सकता है। बट स्टिल सेटअप आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं अपने होम टाउन में आया हूँ। यहीं से मैं वीडियो बना के डालता रहूंगा। बस लेंथ आप 3 आवर्स ये सब एक्सपेक्ट मत करना, 2-2 घंटे इस आसपास रहेगी लेंथ। एनीवेज, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्लाइन अपना हंट कंप्लीट कर लिया था। लिटरली वो 2 लोगों को निपटा दिया था। और ओज केंट, जो कि क्लाइन को ऐसा करते देखा, वो भागते हुए एलैंड के पास गया था कहने कि भैया तू मेरे को किस इंसान से मिलवा दिया, ये गेरमैन स्पैरो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में एलैंड और केंट प्लान करते हैं कि भैया ये जो कुछ भी हुआ है, मतलब जो कुछ भी गेरमैन स्पैरो किया है, इसे हमें जाके तुरंत ही बता देना होगा हायर अप्स को, मतलब जो चर्च के हायर अप्स है उन्हें। तो हाँ, ये लोग ऐसा ही करते हैं और चर्च से इन्हें मतलब खबर मिलती है कि देखो गेरमैन स्पैरो भले ही खतरनाक है, लेकिन अभी तक चर्च के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, तो हमारी तो उससे कुछ ऐसी दुश्मनी है नहीं। लेकिन जर्मन स्पैरो का जो कांड है ना, इसको फैला दो, हर तरफ फैला दो, ताकि सारे पायरेट्स को उसके बारे में पता चल जाए। एंड वी विल क्लोजली मॉनिटर हिम, देखेंगे सिचुएशन आखिर कैसे डेवलप करती है। वहीं बैकग्राउंड में हम गेरमैन स्पैरो को इन्वेस्टिगेट भी करते रहेंगे। कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेट? वेल, बेसिक्स के लिए हमें इतना पता है कि वो आया है बैकलैंड से, तो बैकलैंड जाएंगे, वहां के लोगों से हम लोग बात करेंगे एंड विल सी कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है। वहीं क्लाइन की बात की जाए तो वो ग्रे फॉग के अंदर गया है और जैसा वो ऑड्री को प्रॉमिस किया था, वेल वो एक सोल को अपने क्रीपिंग हंगर से रिलीज करेगा। और वो अगला सोल और कोई नहीं बल्कि साइकियाट्रिस्ट का होने वाला है। ऑल्दो साइकियाट्रिस्ट की जो पावर थी, फ्रेंजी वगैरह, ऑ एंड ऑल, ये सब काफी अच्छा काम आ रही थी क्लाइन को, बट प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस। तो हाँ, वो साइकियाट्रिस्ट के सोल को रिलीज करता है, उससे पूछता है कि भैया तुम हो कौन। ये बंदा बताता है कि मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और टोस्काटा आइलैंड में अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में पायरेट से सामना हो गया। हालांकि मैंने अपनी पावर्स यूज करके वो डिजास्टर सॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन जो पायरेट्स वहां से भाग निकले, उन्होंने किलिंग गॉस को सारी सिचुएशन बता दी। तो मेरी ही पावर्स हासिल करने के लिए किलिंग गॉस जानबूझकर अपना कोर्स चेंज किया, देन इनकी शिप को इंटरसेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ होगा ये हम सब इमेजिन कर ही सकते हैं। अब क्लाइंट इस बंदे से पूछा कि क्या तुम्हें किसी ग्रोजेल्स ट्रैवल किताब के बारे में पता है, और साइकियाट्रिस्ट कहता है नहीं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। देन क्लाइंट पूछा कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, एंड द गाय वाज लाइक, आखिरी इच्छा तो यही है कि मुझे जिंदा कर दो, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई आखिरी इच्छा नहीं है, तो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। तो हाँ, ये सोल हो गया डिसिपेट और क्लाइंट को मिल गया बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक इस साइकियाट्रिस्ट का, जिसे वो ऑफ कोर्स ऑड्री को दे देगा, दे ही दिया इनफैक्ट, ताकि ऑड्री इससे पोशन बना के सूजी को पिला सके, ताकि सूजी बन जाए सीक्वेंस 7। और हाँ, इस बीच अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज वगैरह भी आ रही है बाइक चलने की, ये सब तो मेरा जहाँ घर है वहाँ आसपास मतलब पूरी मेन सिटी है। आई कैन नॉट हेल्प, रियली आवाज तो आएगी ही। एक ऑप्शन है कि मैं रात को कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग, लेकिन उस समय बसेस चलती है, उसकी आवाज आएगी, तो आवाज आनी ही है, तो मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अगेन सॉरी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब गेरमैन स्पैरो का जो कांड किया है वो कहीं ना कहीं ब्लू आइज मीथ को पता चला, और वो भी बंदा पूरी तरह से डर चुका है। वहीं अगर हम चबी अपोथिकरी, याद है ना उसका नाम डार्कविल है, वेल अगर उसकी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने टीचर के सिचुएशन को लेके बात कर चुका है लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स से। डार्कविल हम सब जानते हैं कि वो भाग रहा है, राइट, मतलब अपनी जगह को छोड़ चुका है, निकल चुका है, भाग रहा है। एंड जाने से पहले उसको एक काम करना है, उससे एक डाइस, पाशा होता है ना, लूडो खेलते हैं हम लोग, फेंकते हैं ऐसा, हाँ, तो वैसा ही डाइस एक खरीदना है एक औरत से, जिसको वो 1 पाउंड दे के ये डाइस खरीद लेता है। अब ये डाइस जो है वो काफी नॉर्मल सा है, एकदम व्हाइट कलर का है, एंड 1 2 3 4 5 6 मतलब साइड्स हैं उसके। और अपोथिकरी सोचता है डार्कविल की क्या है ये, पता नहीं, उसको एक बॉक्स में रखता है और आराम से जाके कैरेज में बैठता है। लेकिन कैरेज जब जैसे ही चलती है तो नहीं होता है अचानक से बस स्टार्ट हुआ, आप पीछे हो गए, वैसा ही कुछ होता है, और वो थोड़ा सा गिरता है। इसके कारण जिस बॉक्स में था वो बॉक्स कहीं ना कहीं काइंड ऑफ ओपन होता है, एंड डाइस जो था वो तुरंत ही घूम के दिखाता है नंबर 1, एकदम ब्लड रेड कलर का डॉट था नंबर 1। अब ऐसा होते डार्कविल नोटिस करता है कि कैरेज के बाहर एक कांस्टेबल था, वो देखा कि कैरेज के अंदर कुछ कमोशन हुआ है और वो कैरेज की तरफ आया। अब डार्कविल तो अवॉइड कर रहा था पुलिस मेंबर्स को, तो वो डर गया बहुत ज्यादा, वो भागने की कोशिश किया, धड़ाम से नीचे गिरा, पैर में उसको आई बहुत जोर से चोट, एंड तभी डाइस जो था
वो वापस अपने आप रोल किया एंड नंबर आया 6। अब 6 नंबर आते ही देखता है डार्कविल की कांस्टेबल उसके पास आया, पूछा आप गिर कैसे गए, एंड डार्कविल वाज लाइक मैं केले के छिलके पे गिर गया। लाइक दिस इज द लेमेस्ट एक्सक्यूज आप दे सकते हो, सबको पता है ये झूठ है, बट समहाउ ये पुलिस वाला उसकी बात मान गया और वहां से चला गया। तो इसके बाद कैरेज में डार्कविल आगे बढ़ता है एंड डार्कविल वाज लाइक कि क्या हुआ यहाँ, वो पुलिस वाला मेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान गया, मतलब एक बच्चा भी बोल देता कि मैं झूठ बोल रहा था, तो हो क्या रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब क्या गड़बड़ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट फॉर नाउ डार्कविल अपने घर वापस जा रहा है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि डार्कविल को याद आता है कि उसके जो टीचर थे उस गायब होने से पहले उसको एक लेटर भेजे थे और उस लेटर में कुछ न कुछ हिंट या क्लू हो सकता है, तो भैया उसको रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, डार्कविल उस लेटर को उठाता है और अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर में टीचर ने क्या लिखा था। ध्यान से सुनना। टीचर लिखे थे कि अगर मैं तय किए गए वक्त के 3 दिन बाद तक नहीं आया तो इसका मतलब है कि मुझे धोखा मिला है और मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, इसीलिए स्कूल ऑफ थॉट के बाकी मेंबर्स से हेल्प मत मांगना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है और ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस डाई को जो कि तुम्हें अभी तक मिल गया होगा उसे ओरावी आइलैंड लेकर जाओ और वहां पोर्ट सिटी के बेलमैन कैरनॉट को दे दो। मेरे टीचर रिकार्डो वहां छिपे हुए हैं और आगे की सारी चीजें वही हैंडल करेंगे। इस बात की फिक्र मत करना कि मैं ये सीक्रेट किसी को बता दूंगा, क्योंकि ये लेटर लिखने के बाद मेरी सारी रेलिवेंट यादें खत्म हो जाएंगी। जब तक मुझे रेस्क्यू नहीं किया जाता मुझे ये तक याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई अप्रेंटिस यानी कि कोई चेला भी है। याद रखना, कोशिश करना कि इस डाई को यूज ना करो, इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और तुम जितना ज्यादा इसे यूज करोगे इसके जागने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। जब तुम नहीं देख रहे होगे तो ये बिना किसी स्पेस के भी अपने आप को रोल करने लग जाएगा और अगर इसमें 1 आ गया तो मेरा यकीन करो तुम मौत से भी बुरी हालत में होगे, क्योंकि तुम्हारा हर काम फेल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम बेड में भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो ना, समझ रहे हो बात, वो तक फेल होगी। हाँ, ये डाइस कुछ तो मिस्टिकल आइटम है, अब कितना पावरफुल है वो तो आपको तुरंत पता चल ही जाएगा, बट अगर 1 आता है डाइस पे तो समझो कि आपकी लग गई है। तो हम सोच सकते हैं 6 फिर हो सकता है ऐसा जिससे आपका लक अच्छा हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो 1 to 6 का जो पूरा रेंज है किससे क्या होता है वो मैं क्लियरली आगे अगेन बताऊंगा ही, बट अभी आप अनुमान लगा सकते हो। अब ये सब सुन के भैया अपना डार्कविल डर गया है एंड ही वाज लाइक अब मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए, मतलब ओरावी आइलैंड तो जाना ही है लेकिन आइलैंड तक मैं जिंदा बच सकूं इसके लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। एंड हु बेटर देन दैट गाय, हु? गेरमैन स्पैरो। अब मुझे चाहिए गेरमैन स्पैरो एज अ बॉडीगार्ड। दूसरी तरफ ट्रेसी जो है वाइस एडमिरल एलिमेंट ट्रेसी, उसको पता चला कि मेरा थर्ड मेट वेट सबको पेल दिया है गेरमैन स्पैरो एंड शी वाज लाइक मैं करूं तो क्या करूं, इसको कुछ कर भी नहीं सकती एकदम एग्रेसिवली जाके, क्योंकि इसके पीछे वो डेथ काउंसिल है, वो मिस्टर अजिक, तो मैं करूं क्या? वेट करना होगा एक अच्छे मोमेंट का जब मैं इस गेरमैन स्पैरो से ना बदला लेके रहूंगी। अरे ट्रेसी मैडम, आपके दिन अब शुरू हो चुके हैं, काउंट करो ऑन डेज, कभी भी आप बाय बाय होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे पड़ गया है गेरमैन स्पैरो। वही बात अगर क्लाइंट की जाए तो उसको केंट से पता चलता है कि जो बाउंटी मनी वो कमाया है वो उसको कल तक मिल जाएगा, मतलब चर्च का प्रोसेस है, प्रोसेस से पैसा आएगा, मिल जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ से क्लाइंट निकलता है, स्वॉर्डफिश बार जाता है जो टाउन का था, और बार में सभी लोग क्लाइंट को देख के डर रहे थे। मतलब एक तो सब उसको पहचान गए हैं कि यही बंदा है गेरमैन स्पैरो, क्योंकि उसी गेटअप में हमेशा क्लाइंट रहता है। एंड देन दे नो कि ये बंदा लिटरली जो वाइस एडमिरल्स हैं शिप के, उनके सेकंड मेट थर्ड मेट इन लोगों को पेल रहा है, तो सब डर रहे थे उससे, कोई उसे नजर नहीं मिला रहा था बाढ़ के अंदर, ठीक है। एंड ये चर्च ऑफ स्टॉर्म्स वाले भी क्लाइंट के हंटिंग वाली बात पूरी तरह से फैला दी है, राइट। तो इन कारणों से क्लाइंट अब यहाँ का मतलब डॉन जैसा बन गया है, ठीक है। जहां जा रहा है लोग उससे डर रहे हैं। अब इस बार में एक रैल्फ नामक बंदा था। अब रैल्फ कौन है? ये भी सी गॉड का बिलीवर है, और कैलेट से रैल्फ को पता चल गया था कि ये जो गेरमैन स्पैरो है वो सी गॉड के अगेंस्ट नहीं है, इन कहूट्स विद सी गॉड के साथ ही काम कर रहा है काइंड ऑफ। तो रैल्फ सोचता है कि ये बंदा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, गेरमैन स्पैरो बार में देख रहा हूँ सबसे डर रहे हैं, क्यों ना मैं इसको रिक्रूट कर लूं और सी गॉड का बिलीवर बनवा दूं, मतलब होता है कन्वर्जन जैसा कि सी गॉड में मानो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी मोटिव से रैल्फ जाता है, गेरमैन स्पैरो से बात करता है, गेरमैन स्पैरो को एक फ्री का बियर पिलाता है और कहता है कि तुम भी हमारी तरह सी गॉड में मानने लग जाओ, वो वापस जाग गए हैं सी गॉड कैलवेटुआ, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। एंड क्लाइंट वाज लाइक देख भाई, मुझे वो सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मिस्टिकल आइटम है जो कि ऑफेंस एबिलिटी में बहुत अच्छी हो। एंड बंदा बोलता है रैल्फ कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सी गॉड के पास हो सकता है, सी गॉड से बात करके देख लो, उनको प्रे करके देख लो, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। एंड क्लाइंट मन ही मन सोच रहा है कि बेटा सी गॉड मैं ही हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको प्रे कर रहे हो ना, वो मैं ही हूँ, तुम लोग को जो जवाब देता है ना वो मैं ही हूँ, और मैं खुद को ही प्रे कर लूँ, क्या
क्या बकवास कर रहा है, मतलब मन में सोच रहा है ये सारी बातें। एंड ये सब हो ही रहा था, तभी बारटेंडर आता है गेरमिन स्पैरो के पास और कहता है, गेरमिन भाई आपके लिए एक मैसेज है, मतलब एक बंदा है जो कि आपको हायर करना चाहता है एज बॉडीगार्ड, आर यू इंटरेस्टेड? गेरमिन वाज लाइक ओके, फ्री ही बैठे हैं, बन जाएंगे किसी के बॉडीगार्ड। तो गेरमिन स्पैरो जाता है स्वॉर्डफिश बार के बिलियर्ड्स रूम 3 में, जहां वो मिलता है डार्कविल से। जी हाँ, वही मोटा सा अपोथेकेरी। एंड ही वाज लाइक, गेरमिन भाई तू मेरा बॉडीगार्ड बन जा, देख भाई मेरे को 3 दिन की जर्नी तय करनी है, ओरावी आइलैंड मेरे को जाना है और इस 3 दिन तक तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना होगा, मेरी जान बचानी होगी। एंड देन जब भी अपोथेकेरी ये भी कहता है कि देखो भाई अगर कुछ ऐसा डेंजर आ जाता है मेरे ऊपर जो कि तुम भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मुझे छोड़ के भाग सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितना हैंडल कर सकते हो कर लेना, मुझे बचा लेना किसी तरह। क्लाइन ये सब सुना एंड ही वाज लाइक, एक मिनट मेरे को वॉशरूम आया, मैं आता हूँ फिर बात करेंगे अपन इस पे। क्लाइन गया वॉशरूम, ऑफ कोर्स वो वॉशरूम गया है ग्रे फॉग में डिवाइन करने की ये जो मिशन अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ये कितना डेंजरस है। यस इट वाज डेंजरस, लेकिन उतना भी डेंजरस नहीं था। तो हाँ, बाथरूम से क्लाइन वापस आता है, चबी अपोथेकेरी वाज लाइक, देख भाई 3 दिन के लिए जो है मैं तुम्हें 800 पाउंड्स दे सकता हूँ, और 800 पाउंड्स के अलावा तुम्हें मिलेगी मेरी मित्रता, मतलब तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प कभी चाहिए होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अच्छे से। क्लाइन वाज लाइक, देख भाई तेरी मित्रता चाहिए नहीं मेरे को, और मेरे को चाहिए 1000 पाउंड। तो 1000 पाउंड तू देगा और साथ ही में तू अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करके मुझे एक ऐसी मिस्टिकल आइटम दिलवाएगा जिसमें ऑफेंसिव पावर हो। ऑफ कोर्स मिस्टिकल आइटम का जो कॉस्ट होगा वो मैं खुद से ही पे कर दूंगा। तो देखता है अपोथेकेरी, सोचता है डार्कविल की ठीक है अब बोल रहा है ऐसा तो कर लेते हैं। ही वाज लाइक डील। अब डील के तहत मैं तुम्हें 300 पाउंड अभी एडवांस दे दूंगा और 700 पाउंड जो बचेगा वो ओरावी आइलैंड में जिससे मिलने जा रहा हूँ वो तुम्हें दे देगा, तुम्हारा 1000 पाउंड हो जाएगा और उसी से तुम मिस्टिकल आइटम की बात भी कर लेना। क्लाइन वाज लाइक ओके, कल हम लोग शिप से जाएंगे क्योंकि कल तक मुझे यहाँ रुकना है, मुझे एक बाउंटी कलेक्ट करना है, तो अभी के लिए हम लोग होटल चलते हैं। अपोथेकेरी वाज लाइक चलो चलते हैं। होटल पहुंचा क्लाइन, एक लग्जूरियस स्वीट बुक किया और पैसा अपोथेकेरी से दिलवाया। अपोथेकेरी वाज लाइक, भाई अगर मैं ही पैसे दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं तुमको हायर कर चुका हूँ तो मेरा ही काम है पैसे देने का, तो फिर कुछ सस्ता रूम ले लेते हैं ना। एंड क्लाइन वाज लाइक, सस्ता रूम लेगा तो उसमें तू ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। एंड अपोथेकेरी वाज लाइक, नहीं तेरे को तो मेरे साथ रहना ही होगा क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए राइट, तो ठीक है, इट इज लग्जूरियस सूट, उसी में चलते हैं, उसी में सोएंगे। अब इस सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हमें दिखाई जाती है जो कि है इंस ज़ैंगविल की। भूल तो नहीं गए ना उसे, इंस ज़ैंगविल 0-08। वेल उसका एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ज़ैंगविल सुबह सुबह उठा है, अपना बॉडी चेक कर रहा है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि 008 उसके बारे में क्या लिखा होगा और पिछली रात वो क्या किया। इसके बाद ज़ैंगविल उठा, नोटबुक को ओपन किया जिसपे 008 अपना बकवास लिखा था। क्या लिखा था वो? वेल वो लिखा था कि इंस ज़ैंगविल को याद नहीं रहा था कि उसने कल रात क्या किया था, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास जरूर हो रहा था। देखा जाए तो एक्चुअली वही चीज हो रहा है। अभी उसने आईने में देखा तो उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन थोड़ी अनजानी सी लगी, जैसे उसकी बॉडी ने किसी दूसरे इंस ज़ैंगविल को जन्म दे दिया हो। उसने नीचे देखा तो उसके नाखूनों के अंदर कुछ अजीब चीजें साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की उसे ये बिल्कुल याद नहीं आया कि पिछली रात उसने ऐसा क्या किया था। अब इंस ज़ैंगविल जो था वो एक आंख में काइंड ऑफ ब्लाइंड था, उसको दिख नहीं रहा था। देन उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल थी फॉर सम रीजन, एंड वो समझ गया था कि देखो नाखून के अंदर कुछ गंदा है तो कुछ तो उस ग्रेव को या कुछ चीज को वो डिग किया होगा रात को अपने हाथों से, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या किया उसको याद ही नहीं है। 008 क्या लिखता है, उससे क्या करवाता है, कुछ पता नहीं इंस ज़ैंगविल को। इनकेस अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि इंस ज़ैंगविल जो था वो एक्चुअली में पहले डेथ पाथवे पे था राइट, लेकिन वो अपने पाथवे को स्विच करके एवरनाइट पाथवे पे आ गया था। मतलब फर्स्ट बुक का जो पूरा प्रेमिस था वो काइंड ऑफ ऐसा ही था राइट। अभी वो सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर है और वो अपने प्रीवियस पाथवे के जो पावर्स थे सीक्वेंस 5 to 9 उसको भूला नहीं है। एंड दिस बेग्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था लास्ट वीडियो के, कि अगर कोई अपना पाथवे स्विच करता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। लाइक वो अपने पिछले पाथवेज के पावर को रिटेन करेगा या फिर इसकी सारी पावर्स चेंज होकर नई पाथवे की हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली होगा क्या। वेल इसका आंसर हमें आगे बुक में काफी क्लियरली दिया गया है, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लाइक इंस ज़ैंगविल के केस में ऐसा है कि उसके पास जो सीक्वेंस 4 की पावर है वो एवरनाइट पाथवे की है, लेकिन उससे पहले की सारी पावर उसकी पुरानी वाली ही डेथ पाथवे की ही है। अब यहाँ कैसे कैसे सिचुएशंस बनते हैं वो मैं आपको कभी और बताऊंगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडवांस किए थे,
फिर कई बार पावर्स आपकी मिक्स हो जाती हैं, कई बार दूसरी पाथवे जिस पे आप स्विच किए हो उसकी पावर्स भी आ सकती है, क्योंकि एनी हाउ स्विचिंग जो होता है वो नेबरिंग पाथवेज के बीच ही होता है, राइट। तो चीजें यहाँ काफी डिफरेंट होती है, कभी और इस पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, मतलब खुल के अच्छे से। बट फॉर नाउ मैं आपको बताता हूँ कि ये 008 आगे क्या लिखा था। तो आगे लिखा गया था कि इंस ज़ैंगविल ने स्पिरिट से कांटेक्ट करके यानी स्पिरिट चैनलिंग की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसे समझ आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ही प्रोफेशन के किसी बंदे ने सारे क्लूज मिटा दिए हो। वो काफी परेशान था क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पिछली रात उसने अपने आप को किस मुश्किल में फंसा लिया है। तो यही एक छोटा सा सीन था इंस ज़ैंगविल एंड 008 का। अब हम वापस आ जाते हैं ऑज केंट की तरफ, क्योंकि उसे देना है ना क्लाइंट को 5400 पाउंड बाउंटी के। वो 5400 पाउंड लाता है, क्लाइंट को देता है, एंड यहाँ वो पूरे पैसे दे दिया। दिस वाज वियर्ड, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो बंदा बाउंटी क्लेम करने जाता है वो भी कुछ 20% उसका रख लेता है, 20-25% जितने पे आप डील कर लो। तो आइडियली 5400 में से क्लाइंट को मिलने चाहिए था कुछ 4400 ऐसा कुछ। बट यहाँ ओज केंट क्लाइंट को पूरे के पूरे पैसे दिया है। अब क्लाइंट यहाँ केंट से कहता है कि देख भाई, मैं बायाम छोड़ के जा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ भी इंटेल देना हो तो मैं तुम तक कैसे दूंगा। तो केंट कहता है एक काम करना, यहाँ की जो टेलीग्राफ ऑफिस है ना, वहाँ पे टेलीग्राम एक भेज देना, वहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, इंटरप्रेट कर लेंगे चीजों को, हमें इन्फॉर्मेशन या इंटेल जो भी तुम्हारे पास हो वो हमें मिल जाएगी। तो इसके बाद क्लाइन और डार्कविल निकल जाते हैं ओरावी आइलैंड के लिए। याद रहे डार्कविल के साथ उसका उल्लू भी है। ये लोग लाइनर पे बैठते हैं, वहां भी बढ़िया रॉयल वाला स्वीट लेते हैं एंड सेलिंग शुरू होने वाली होती ही है कि अचानक से मौसम इतना खराब हो जाता है कि शिप अब कुछ देर तक सेल नहीं कर पाएगी। डार्कविल परेशान हो गया कि भैया मुझे जल्दी पहुंचना है, ओरावी आइलैंड डिले हो रहा है, और वो खिड़की से ऐसा मुंडी निकाल के देखता है कि मौसम कैसा हो रहा है। ठीक है, जैसे मुंडी निकाला ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक आया, सीधा लगता है इस अपोथिकरी को, डार्कविल को पूरा बॉडी उसका चार्ड हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बंदा बचेगा नहीं। अब उसका जो आउल था, हैरी है शायद उसका नाम शायद हैरी, हाँ, तो वो चिल्लाना शुरू करता है, ठीक है, कि अरे क्लाइंट को कह रहा है बेसिकली वो कि उसके सेकंड पॉकेट में एक दवा है, जल्दी उसको पिलाओ। तो क्लाइंट उसका बॉडीगार्ड है, राइट, तो वो दवा निकाल के पिलाता है अपोथिकरी को। अपोथिकरी दवा पी के थोड़ा होश में आता है, कहता है बाकी मैं अपने वुंड्स को खुद ट्रीट कर लूंगा, मेरे पास है पावर, लेकिन ये सब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरा लक बहुत ज्यादा खराब है। एंड क्लाइंट भी समझ गया था इस सिचुएशन को देख के कि कुछ तो यहाँ सुपरनैचुरल है, राइट, क्योंकि यूजुअली ऐसी वियर्ड चीज नहीं हो जाती है किसी के साथ भी। वैसे में क्लाइंट से पूछ ही लेता है कि भैया तुम किस तरह के सिचुएशन में फंसे हो, क्लियर बताओ, वरना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एंड डार्कविल मन में सोचता है कि देख भाई, ये जो डाइस है मेरे पास, प्रॉब्लम तो यही है, लेकिन इसके बारे में मैं क्लाइंट को बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक बहुत पावरफुल मिस्टिकल आइटम है, कहीं साला ये गर्मिन स्पैरो ये डाइस ही चुरा के मेरे से ना भाग जाए। तो ये एक कहानी बना देता है। वो कहने लगता है कि मेरे टीचर और मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच एक गद्दार पैदा हो गया है, उनके पास फेट से जुड़ी पाथवे की पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी बना सकता है और अपने टारगेट को अनलकी। तो इसीलिए मेरे ऊपर कुछ तरह का बुरा कर्ज डाला गया है, जिससे मैं बदनसीब हो गया हूँ। तो मेरे साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसमें ऐसे सिचुएशंस में फंस जाता हूँ जहां मैं खत्म हो सकता हूँ, और इसलिए शायद मेरे ऊपर बिजली भी गिर गई। मतलब ये इतना खराब मेरा लक था कि ऐसा कुछ हो गया। एंड क्लाइंट को ये बात ठीक ही लगती है एक्सप्लेनेशन, तो ही वाज लाइक ओके, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। एंड तभी ये जो अपोथिकरी था चुपचाप देखता है डाइस क्या रोल किया है। तो पहले तो कोई बहुत छोटा नंबर रोल किया था, लेकिन अभी 6 रोल कर गया था। तो नंबर 6 यानी आपका लक काफी कुछ अच्छा होगा। एंड ऐसा होते तुरंत जो भी मौसम खराब था वो सब ठीक हो जाता है, एंड इन लोग का शिप फाइनली सेल करता है। अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बहुत ज्यादा आपको आ रहा होगा, आई कांट हेल्प इट। मैं जहाँ रहता हूँ इट इज द हार्ट ऑफ माई सिटी, यहाँ पे ऐसा होता रहेगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आउल जो था वो छुप के अपोथिकरी को कहता है कि भाई तुम क्यों नहीं गर्मिन स्पैरो को सच बता देते हो कि किस कारण से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। एंड इन केस उसको सच नहीं बताना है तो ये जो डाइस है इसको समुद्र में फेंक दो ना, अपने से दूर कर दो, तुम पे इफेक्ट होना खत्म हो जाएगा। एंड अपोथिकरी वाज लाइक हाँ, इफेक्ट मेरे पे खत्म हो जाएगा, ट्रू, बात सही है तुम्हारा, लेकिन मैं इस डाइस को फेंक नहीं सकता, क्योंकि डाइस के अंदर जो प्रॉपर्टीज है ये अपनी तरफ किसी और को अट्रैक्ट करेगा, कोई और इसको पालेगा, और जो भी इसको पालेगा दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग अगर वो इसको इस्तेमाल कर सके या इसको सील कर सके। मोर ओवर ये जो डाइस है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, राइट, तो मैं इसे खो नहीं सकता, तो मुझे ही इसे लेके जाना है, और ये मेरे को मारने की कोशिश करता रहेगा, एंड समहाउ मतलब मेरे को बचना होगा इससे, आई हैव नो अदर ऑप्शन। एंड अपोथिकरी वाज होपिंग कि होपफुली ये डाइस जो है वो 6 पे ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, सो दैट यू नो मेरा लक ठीक रहे और मैं पहुंच जाऊं ओरावी आइलैंड तक। लेकिन ये डाइस जैसा है ना दोस्तों, अपोथिकरी एक दिन नहीं बचेगा जिंदा, लिख के ले लो, अनटिल अनलेस इसके बारे में कुछ किया जाए, और शायद कुछ हो भी सकता है क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी सोच रहा है कि इस अपोथिकरी का लक को मैं ठीक कैसे करूं। खैर तो इसके बाद अपोथिकरी अपना सो गया था, एंड इसी बीच डाई जो था वो रोल करके 1 पे आ गया। अब ये कितना डाइस खतरनाक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अपोथिकरी सो रहा है, राइट, उसके बाद क्या हो सकता है,
भैया वो ड्रीम के अंदर अपने चोक करने लगा, मतलब नहीं ना, लोग फंस जाता है, उठ नहीं पाता है वैसा, एंड मरने लगा, मतलब सोते सोते बंदा खत्म हो रहा है, ठीक है। वो आउल था हैरी, जो कि उसके मुंह पे कुछ ठंडा पानी वानी गिरा दिया तो उसका नींद खुल गया, जो वो बच गया। एंड दिस गाय वाज लाइक, नहीं भाई, ये डाई मेरे को सोते सोते भी मार सकता है, तो मेरे को अब ये बात गवर्नमेंट स्पैरो को बतानी ही होगी, शायद वही कोई सोल्यूशन लेके आए। तो अपोथेकेरी यहाँ उठता है, जो आउल था उसका वो भी हेल्प हेल्प चिल्लाता है, और क्लाइन भी जल्दी से आता है, दरवाजा खोलता है कि क्या हुआ। एंड अपोथेकेरी भी दरवाजा के पास था, ऐसा क्लाइन खोलता है कि ऐसा लगा एक सेकंड के कि दरवाजा अपोथेकेरी के सर पे लग के यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लाइन एन वक्त अपने इंट्यूशन के कारण अपना पावर रोक लिया, जिसके कारण अपोथेकेरी बच पाया। एंड क्लाइन इस पॉइंट तक समझ गया है कि नहीं, ये जो मेरे को बताया ना, ये झूठ बात बताया, यहाँ कुछ और खेल है, एंड दिस गाय इज एक्सट्रीमली अनलकी राइट नाउ। फाइनली अपोथेकेरी क्लाइन को बताता है कि देख भाई, मेरे पास ये एक डाई है, ये एक मिस्टिकल आइटम है, पता नहीं कैसा है, बस ये समझ लो कि इस पे अगर 1 आया तो यू विल बी सुपर अनलकी, इतना कि आप कभी भी खत्म हो सकते हो। 2 आया तो अगेन यू आर अनलकी ही, मतलब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, जस्ट दैट आप खत्म नहीं होगे, लेकिन बुरा तो कुछ होगा बहुत आपके साथ। 3 एंड 4 आया तो आप अनलकी हो भी सकते हो, माइनर, या फिर लकी भी हो सकते हो, वो भी अगेन माइनर, कुछ ऐसा खास नहीं। 5 2 का ऑपोजिट, यानी कि आप अच्छा खासा लकी हो जाओगे। और 6 आ गया तो भैया आप जो काम करोगे उसी में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ऐसे ही ये डाई शायद काम करता है, एंड ये डाई जो है ना, जो भी जिसको भी टारगेट किए रहता है ना, जिसके साथ है, जैसे अभी अपोथेकेरी के साथ है, तो उसको कभी अच्छा लग देगा, कभी खराब देगा, ऐसे ऑल्टरनेट करते करते उसको खत्म ही कर देगा एट सम पॉइंट, समझ रहे हो, अपने टॉय करता है अपने क्या कहते हैं, प्रे के साथ। अब ये सुन के क्लाइन वाज लाइक, फेंक दो समुद्र में, फेंक दो, लेकिन वो बताता है नहीं भैया, इसको फेंक नहीं सकते, टू पावरफुल मिस्टिकल आइटम है। तो क्लाइन बोला ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अगेन ऑफ कोर्स क्लाइन ग्रे फॉग के अंदर जाएगा इस चीज पे सोचने के लिए। अब क्लाइन भी यहाँ सोच के समझ रहा था कि पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से वो एक्ट किया है ना, वो कहीं ना कहीं डाइस के इन्फ्लुएंस में ही एक्ट कर रहा है, मतलब वो जितने अच्छे से चाहता है अपोथेकेरी को प्रोटेक्ट करना, वैसा कर नहीं पा रहा। पिछले 2 घंटे में ऐसा क्लाइन को महसूस हुआ कि उसका दिमाग सुन्न पड़ गया हो। नहीं मतलब ऐसा है तो नहीं, लेकिन डार्कविल का जो एक्सप्लेनेशन है उस इत्तेफाक से क्लाइन कुछ थियरीज मैच कर पा रहा है, इसलिए वो इंस्टिंक्टिवली इसे सच या झूठ मान रहा है बातों को। मतलब डार्कविल के फेट को चेंज करने के लिए जो डाई है वो कहीं ना कहीं क्लाइन को भी इफेक्ट कर रहा है, सो दैट क्लाइन इस वे में एक्ट करे कि डार्कविल के साथ जो डाई होना चाहता है वही हो जाए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और अगर ऐसा है तो ये डाई लिटरली क्लाइन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और क्लाइन को इस बात का पता भी नहीं चल रहा। तो ये कुछ 0-08 जैसा नहीं हुआ, सो वी कैन से कि ये डाइस नहीं कुछ तो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट है। ऑफ कोर्स अभी इसका नंबरिंग नहीं किया गया होगा, बट ये है ग्रेड 0 पे। इट्स टू पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। भैया इसको सील करना अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, बट इसको सील करे कैसे? एक मिनट, ये स्नेक ऑफ मर्करी है ना अपना, विल ऑसेप्टिन, ठीक है, तो उसको कहीं ये बात पता होगा। तो क्लाइन पेपर क्रेन निकालता है, उस पर लिख देता है कि भैया एक डाइस है ऐसा ऐसा, उसको कैसे सील किया जाए। और ये मतलब क्या चीज है? इसके बाद क्लाइन रियल वर्ल्ड में आया और अपोथेकेरी से पूछा कि अभी डाइस में नंबर क्या है। नंबर था 3, मतलब माइनर बैड लक सा होगा कुछ। अब इस पॉइंट तक क्लाइन एक बात तो समझ ही गया था कि ये डाई इनके ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपोथेकेरी है उसका एक इंपॉर्टेंट मिस्टिकल आइटम है, और अपोथेकेरी का मिशन यही है कि इस डाई को लेकर ओरावी आइलैंड जाना है, राइट? तो ये सब क्लाइन समझ चुका है। क्लाइन यहाँ अपोथेकेरी और आउल दोनों से कहता है कि भैया तुम दोनों बारी बारी से इस डाई पे 24/7 नजर रखोगे, और अगर कभी भी नंबर चेंज होता है, स्पेशली अगर वो 3 या उससे बिलो जाता है, मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? दे वर लाइक ठीक है करेंगे। अब ये बात हो ही रही है कि नंबर रोल हुआ डाई पे और आ गया 2। जैसे ही 2 आया, क्लाइन का इंट्यूशन ट्रिगर हुआ, वो तुरंत डार्कविल को लिया, खींचा अपनी तरफ, और डार्कविल के बगल से गन शॉट फायर हुआ। बेसिकली बाहर एक सेलर था, वो गलती से अपना मिस फायर कर दिया था, जो कि डार्कविल को लग भी जाता अगर क्लाइन उसे नहीं खींचा होता। तो इतना डेंजरस है ये डाइस, मतलब ऐसा लक आपके अराउंड चेंज हो जाएगा। एंड देन अगेन डाइस रोल करता है, 4 पे आ जाता है। 4 पे आया तो ये लोग थोड़ा टेंशन फ्री हुए कि ठीक है भैया अभी चिल है। अब क्लाइन को पता था कि विल ऑसेप्टिन का रिप्लाई शायद आ गया होगा। रिप्लाई कैसे मिलेगा? ऑफ कोर्स क्लाइन को सोना पड़ेगा। जब ड्रीम में जाता है, याद है ना, वो उसको ब्लैक सा टावर दिखता है एंड ऑल दैट, तो हाँ वहां जाएगा, वहीं पे रिप्लाई होगा। क्लाइन बोलता है देख भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा छोटा सा नैप लेने, तब तक डाई को मॉनिटर करते रहो और उतनी देर में खत्म मत हो जाना, किसी तरह बच के रहो। अपोथेकेरी एंड हैरी द आउल वाज लाइक ओके विल ट्राई द बेस्ट। तो क्लाइन जाता है सोने के लिए आराम से, एंड अगेन उसको वही टावर वगैरह दिखता है, और वहां विल ऑसेप्टिन का रिप्लाई आ गया था। विल ऑसेप्टिन बताता है कि इसे डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ये हमारी स्कूल ऑफ थॉट का सबसे हाईएस्ट लेवल का सील्ड आर्टिफैक्ट है, और मेरा मानना है कि ये ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता है। ये हर चीज की प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल करता है।
अगर 1 पॉइंट आए तो टारगेट के साथ बुरी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। 2 पॉइंट्स पर बुरी घटनाओं का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 पॉइंट्स 1 से बेहतर है, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाए तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। 3 पॉइंट्स बुरी चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, जबकि 4 से 6 पॉइंट्स के लिए ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। नाउ विल ऑसेप्टिन, जो कि लिटरली सीक्वेंस 1 है, उसके लिए भी इस डाई को रीसेट करना पॉसिबल तो है, लेकिन काफी खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट साबित हो सकता है। इस डाइस से एक डेमीगॉड तक को मारा जा सकता है, फिर जाहिर है ये आपकी अपनी जान भी ले सकता है। डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमेशा अपने विल्डर को अच्छी और बुरी किस्मत के बीच झुलाता रहता है। अगर कोई ध्यान न दे तो किसी एक्सीडेंट की वजह से जो भी विल्डर है वो खत्म हो जाएगा। जब ये डाइस एक हद तक जाग जाता है तो ये विल्डर के आसपास के लोगों और चीजों को कंट्रोल करने लग जाता है और उनके हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को अपने कब्जे में कर लेता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, पर विल ऑसेप्टिन को शक था कि अगर इसे काफी वक्त मिल जाए इस डाइस को, तो ये पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकेगा, जहां हर जानवर और इंसान का हर काम इसके स्कोर से तय होगा। बेशक इसमें डेटीज शामिल नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी पावरफुल है दोस्तों। अब इस डाइस को सही तरीके से सील करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सीधी बात यह है कि इसे कुछ स्पेसिफिक सील्ड आर्टिफैक्ट्स के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से अलग करना पड़ता है। क्लाइंट ये सब कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी शॉर्टकट बात है इस डाइस को लेके, जो कि विल ऑसेप्टिन जानता है और अब वो क्लाइंट को बताया। तो देखो, विल ऑसेप्टिन एक बात समझ गया था कि क्लाइंट जो है वो उसकी प्रोफेटिक सेंसेस को रोक सकता है और इसी का इस्तेमाल क्लाइंट कर सकता है इसे सील करने के लिए टेम्पररली। एंड एक और रास्ता है, पर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसके असर को कम कर सकता है और इसी थोड़ी देर के अंदर क्लाइंट डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो कि इसे सील कर सकता है। वो तरीका ये है कि इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का फायदा उठाया जाए। देखो, क्योंकि ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक चीज है, इंक्लूडिंग फियर। तो डाई को किसी ऐसे तरीके से डराओ या इंटिमिडेट करो जिससे वो डर जाए, तो डरने के बाद ये डाइस जो है वो तमीज से रहेगा और कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएगा। ये असर लगभग 12 घंटे रहेगा और फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब अगर आप डाइस को बार बार डराओगे तो ये असर कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा, तो ज्यादा देर काम नहीं करता है। कुछ समय के लिए क्लाइंट इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है और क्लाइंट अगर बार बार ये काम करते रहे तो 12-12 घंटे उसको मिलते रहेगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर डाई को समझ में आ जाएगा कि भैया ये बंदा मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। वो लिटरली तुमको मार्क कर लेगा और कहीं से भी तुमको इन्फ्लुएंस करके मेक श्योर करेगा कि तुम खत्म हो जाओ। हाँ, ये एक उपाय मिला क्लाइंट को। देखा जाए तो आप सोच रहे होगे मन में कि क्लाइंट के पास तो एक और उपाय है ना, ग्रे फॉग के ऊपर क्या ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, क्लाइंट अभी तक ग्रे फॉग के ऊपर कोई भी ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं लाया है। स्पेशली ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं लाया जिसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि पता चला कि वो आर्टिफैक्ट इतना स्ट्रांग हो कि क्लाइंट को ही ओवरथ्रो कर दे ग्रे फॉग के अंदर, खुद ही ग्रे फॉग को कंट्रोल कर ले एंड देन पता नहीं पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने लग जाए, राइट। तो ये रिस्क क्लाइंट अभी तो नहीं ले सकता। एटलीस्ट क्लाइंट भी गॉड या एंजल्स लेवल पे पहुंच जाए तब ऐसी कुछ रिस्क क्लाइंट ले सकता है। वहां क्लाइंट सोचता है कि टेम्पररी तो भैया इस डाई को डरा के ही कंट्रोल करेंगे। वो वापस आया ग्रे फॉग से और कहता है अपोथिकरी से कि बेटा मेरे को जो है ना मिल गया एक तरीका उसको कंट्रोल करने का, इधर लाओ, इधर डाइस इधर लाओ। डाइस पे फिलहाल 4 नंबर था और क्लाइंट के फेस पे आया एक स्माइल। क्लाइंट इस डाइस को लेके गया बाथरूम के अंदर, ग्रे फॉग से निकाला ऑल ब्लैक आई और डाइस को उसे डराना शुरू किया। ए ट्रू क्रिएटर का करप्शन पेल दूंगा, ठीक है पेल दूंगा, जब मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। डाइस को बोलने लगा। क्लाइंट यहाँ डाइस को धमकाने लगा लिटरली कि अगर तू मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, ठीक है, अगर तू नंबर 1 से 3 लाया तो देख मैं क्या करूंगा, ये ब्लैक आई, ठीक है, इससे। एंड डाई लिटरली शिवर करने लगा, डर गया, क्योंकि वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो डाई रोल होता है और 6 लाता है। क्लाइंट बोला ये हुई ना बात, तो अब ऐसे ही एक्ट करना है तुम्हें, ठीक है, जब तक मैं बोलूँ ना इसी तरह से तुम्हें बिहेव करना है। तो डाइस को इंटिमिडेट करके क्लाइंट ले गया और उसको फेंका अपोथिकरी के हाथ में। एंड अपोथिकरी के हाथ में डाइस आया नंबर 2, लेकिन अपने आप रोल होके 4 हो गया, ठीक है। तो डाइस अब तो डर गया है, 12 घंटे तक डर के रहेगा। क्लाइंट अगेन उसको मोर डरा सकता है, लेकिन जल्द ही क्लाइंट को इसे लेके ओरिवा आइलैंड पहुंचना होगा, जो भी आइलैंड है, एंड वहां पे कंसर्न्ड इंसान को देना होगा जो कि इसे सील कर सके, वरना थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। वहीं डार्कविल को पता चला कि डाइस अब 12 घंटे तक शांत रहेगा एंड ही वाज वेरी हैप्पी। वो मन ही मन सोच रहा है कि अच्छा हुआ भाई मैंने 1000 पाउंड देके इस बंदे को हायर किया, ये बंदा बहुत औसम है, मेरे को बचा लिया भाई। इसके बाद क्लाइंट कहता है कि डाइस पे नजर रखना, मैं चला एक और नैप लेने, ठीक है। भले ही अभी कंट्रोल में है डाइस, लेकिन फिर भी चतुराई कर सकता है, तो आंख गड़ाए रखना है कि नंबर्स क्या आ रहे हैं इस पे। अब इसी सब के बीच क्या होता है कि एक तूफान आ जाती है समुद्र के अंदर। ये डाइस के कारण नहीं हो रहा, ये इन जनरल तूफान एक आ गया है जिसके कारण शिप को सेल करने में दिक्कत हो रहा था। तो क्लाइंट सोने चला ही गया था, ग्रे फॉग के ऊपर गया, सी गॉड सेप्टर उठाया और उससे मतलब शिप को ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बियॉन्डर्स दे दिया जिससे कि शिप आराम से स्टॉर्म के थ्रू सेल कर जाए। ऑफ कोर्स एज सी गॉड क्लाइंट ऐसा कर सकता है। तो हाँ,
शिप बहुत इजीली सेल कर गई। गुड जॉब। वहीं बैकलैंड में फोर्स को याद है ना, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वर्ल्ड दिया था, जो कि वो कर भी रही थी। एंड उस स्ट्रीट पे जब वो थी तो आज वो नोटिस करती है कि यहाँ कुछ फॉरेनर हैं। फेसैक और इंटिस के फॉरेनर्स घूम रहे थे। एंड जब वो आगे जाके एक रूइंस देखती है पास का ही, तो वहां पे एक होल डिग किया हुआ था, एज इफ कोई टनल डिग करके जा रहा हो। ऑफ कोर्स दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी। तो वो तुरंत ही बताती है क्लाइन को, मतलब मिस्टर फूल को मैसेज भेज देती है कि वर्ल्ड को बता दीजिए वहां कुछ एबनॉर्मैलिटीज हैं। और क्लाइन क्योंकि ग्रे फॉग में ही था तो उसे तुरंत ही मिस मैजिशियन का आंसर मिल जाता है। अब जब ये सुनता है क्लाइन तो उसके मन ही मन कुछ थॉट्स आते हैं। देखो, फेसैक इनहॉर्न की रॉयल फैमिली और इंटिस की पुरानी रॉयल फैमिली सॉरन दोनों ही हंटर पाथवे को कंट्रोल करते हैं, जिसे रेड प्रीस्ट पाथवे भी कहा जाता है। ये वही दो ब्लड लाइन्स हैं जिन्हें उस इविल स्पिरिट ने सील हटाने के लिए जरूरत बताया था। बैंसी हार्बर में खत्म हुई मेडिकी फैमिली के डिसेंडेंट्स को मिलाकर रेड प्रीस्ट पाथवे पर कब्जा रखने वाले तीनों फैक्शंस इसमें शामिल हैं। बैंसी हार्बर तबाह हो गया था, जिसकी वजह से मेडिकी फैमिली के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ने किसी मैजिकल कनेक्शन के जरिए उस इविल स्पिरिट से कांटेक्ट किया, जिसे रेड एंजल माना जा रहा है। क्या इसी वजह से इनहॉर्न और सॉरन फैमिली के लोग यहाँ खींचे चले आए? नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं लगता। अगर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को वहां कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिली तो उन्हें इसमें जरूर कोई गड़बड़ नजर आती। तो क्या कोई और वजह है? क्या वो इविल स्पिरिट इनहॉर्न और सॉरन फैमिली को बुलाने के लिए कोई और तरीका यूज कर रहा है? ऐसा करने के लिए उसने किसका सहारा लिया होगा? उस इविल स्पिरिट के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। एक तो क्लाइन खुद जानता है, एक मिस शैरन जो कि मिस बॉडीगार्ड थी, और अपने दिमाग में दौड़ते ख्यालों के बीच क्लाइन को अचानक एक पॉसिबिलिटी याद आती है। तीसरा बंदा पता है कौन जो उसको जानता है? वो है राफ्टर पाउंड। याद है वो बंदा, टूडोर फैमिली का डिसेंडेंट, जिस पर पहले उस इविल स्पिरिट ने कब्जा किया था। वो अनजाने में उस इविल स्पिरिट का गुलाम बन चुका था और छुपकर खबरें फैलाने में उसकी मदद कर रहा था। और उस इविल स्पिरिट ने क्लाइन और मिस शैरन से मदद मांगी ताकि इन्हें लगे कि सिर्फ वही उसे रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके लिए उसे अपने ही डिसेंडेंट्स को धोखा देने में कोई परहेज नहीं था। कहीं ना कहीं वो राफ्टर पाउंड का इस्तेमाल कर रहा। और ये बात सोच के क्लाइन डर गया कि उस इविल स्पिरिट ने उसे कितनी बुरी तरह उल्लू बनाया था। मतलब सोच के देखो, क्लाइन को हमेशा यही लग रहा था ना कि हम ही लोग उसको सील से निकाल सकते हैं, बाकी को नहीं पता। लेकिन ये लोग तो बैकअप थे, इन लोग को से तो उसको मतलब नहीं था। वो तो अपने आप को ऑलरेडी मतलब रिलीज करवा रहा था। एंड दैट इज हाउ ही फूल्ड एक्चुअली क्लाइन। एंड ऑफ कोर्स वो अगर रेड एंजल मेडिकी है तो उसके पास कितना दिमाग होगा आप सोच सकते हो। और ऐसे भी रेड प्रीस्ट पाथवे का एक बियॉन्डर पावर है जिसको हम कंस्पायरर कहते हैं। तो कंस्पायरर ऐसी कंस्पिरेसीज बुनेगा ना, मतलब इस तरह की चीजों को वो प्लान कर सकता है। मतलब कॉन्स्पिरेसीज नहीं करता, कॉन्स्पायरर कुछ अलग चीज होता है। मैं फ्लो में बोल गया, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दे कैन प्लान थिंग्स एंड एग्जीक्यूट वेरी नाइसली। इसके अलावा ये तो किसी आम धोखाधड़ी जैसा है जिसमें सिर्फ डिटेल्स में सुपरनैचुरल पावर्स का यूज किया गया है। इसलिए अगर क्लाइन उस ग्रे फॉग के ऊपर वाली मिस्टीरियस स्पेस में चला भी जाता तब भी उसकी सेंसेस को बड़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता था। क्लाइन इस प्रॉब्लम को तभी पकड़ पाता अगर वो प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन के बारे में सोचता और इसे एनालाइज करता। अगर मिस्टर अजिक ना होते जो उस इविल स्पिरिट के बारे में जानते थे, जिसे मरा हुआ रेड एंजल मेडिकी माना जाता है, तो क्लाइन को इस प्रॉब्लम का एहसास तक नहीं होता। और नहीं क्लाइन मिस मैजिशियन को विलियम स्ट्रीट्स पर किसी भी एबनॉर्मैलिटी का पता लगाने के लिए हायर किया होता। तो हर चीज कनेक्टेड है। मिस्टर अजिक के कारण कहीं ना कहीं क्लाइन इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाया है। एंड फाइनली उसके पास कुछ कंट्रोल है ऑफ दिस सिचुएशन, नॉट ऑल बट थोड़ा कंट्रोल है। अब क्लाइंट तुरंत क्या करता है, राफ्टर पाउंड है उसका डिविनेशन करता है कि फिलहाल वो कहाँ है। एंड वो उसको अपने ही वही 29 यूनिट का जो घर था उस पर देखता है। रिवालियस स्ट्रीट पे था जो घर, एंड सामने में पुलिस स्टेशन था, वहीं पे वो खड़ा था। लेकिन राफ्टर पाउंड को देख के क्लियरली लग रहा था कि उसका सिचुएशन ठीक नहीं है, आंख वाँख पफ्ड है, एंड एज इफ वो किसी के कंट्रोल में है। हाँ, क्लाइन की थ्योरी कहीं ना कहीं सही प्रूव हो रही है। अब क्लाइन यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकता है सी से बैकलैंड में? वेल, वो मिस मैजिशियन से कहता है कि तुम्हें जो है ना सीक्रेट चैनल से चर्च ऑफ एवरनाइट या फिर चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी या फिर दोनों को एक इन्फॉर्मेशन पास करना है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताता हूँ। सीधा सीधा उन्हें बोलो कि इंटिस और फेसेक्स से हाई लेवल स्पाइस विलियम स्ट्रीट्स पे दिख रहे हैं। तो ये जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, चर्च वाले वहां पहुंचेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके लिए क्लाइन 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देने के लिए तैयार था मिस मैजिशियन को। मिस मैजिशियन एक्सेप्ट करती है और वो ये डेलीगेट कर देती है शाओ को। शाओ को बोलती है 70 पाउंड दूंगी, ये काम करोगी? शाओ बोलती है ठीक है, मैं एनोनिमसली इन्फॉर्म कर दूंगी चर्चेस को इस बारे में। सो या दिस मैटर इज सॉर्टेड। तो इसके बाद क्लाइन वापस बेडरूम आता है, सोने जाता है, लेकिन तभी उसे क्लिकिंग क्लैकिंग साउंड आती है एंड ही सीज की रेडियो ट्रांसीवर से साउंड आ रही है। उसके अंदर वापस से ग्रे फॉग का ऑरा आ गया है एंड अरोडेस, लॉयल हम्बल सर्वेंट अरोडेस इज बैक। तो सबसे पहले अरोडेस से क्लाइन पूछता है कि ऐसी मिस्टिकल आइटम मैं कहां ढूंढ सकता हूं जो कि दूसरे के बियॉन्डर्स के पावर को चुरा सके। अरोडेस यहां क्लाइन को 12 सीन दिखाता है कि इन 12 जगह से आप ढूंढ सकते हो। इसमें एक तो वही था, मतलब टिंजन सिटी था ना, उसके पीछे जो गेट के पीछे सेंट कैथेड्रल गेट के पीछे
ब्लड वेसल थीफ था एक वो। देन लेनर्ड मिचेल का भी दिखाता है वो फोटो, यानी लेनर्ड के पास भी ऐसी कोई चीज है। और भी 12 चीजें दिखाता है। इनफैक्ट वो कहता है कि और भी बहुत जगह से आप ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वो सब रिलेटिवली डिफिकल्ट है। मैंने आपको इजी वाले सारे कुछ दिखाए हैं। एंड क्लाइन मन ही मन सोच लेता है कि भैया लेनर्ड मिचेल से ही मैं ये सामान लूंगा, ठीक है। तो क्लाइन से पूछ लेता है कि लेनर्ड मिचेल फिलहाल कहाँ है, इसका कोई तुम्हें पता है? और अरोडेस बोलता है फिलहाल वो पिंस्टर स्ट्रीट पे है ना। अरोडेस बोलते बोलते पूछ लेता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको एक बात बताऊं, लेनर्ड मिचेल के पास जो है ना एक बहुत ही तगड़ा सीक्रेट है, क्या आपको वो जानना है? क्लाइन बोला हाँ बता दो मेरे को सीक्रेट। अरोडेस कहता है कि लेनर्ड मिचेल के अंदर एक एंजल रिसाइड करता है फ्रॉम ज़ोरोएस्टर फैमिली, और वो एंजल इतना पावरफुल है कि एक बार अरोडेस जब पूछ रहा था लेनर्ड मिचेल से इसी बारे में सवाल, तो वो क्वेश्चन तक चेंज कर दिया था अरोडेस का। क्या मतलब समझे था, इसीलिए लेनर्ड मिचेल इतना हीरो बन रहा था फर्स्ट बुक में। याद है बोलता था हम लोग इस एरा के मतलब हीरो हैं, हमारे सबकी सीक्रेट है, यही सीक्रेट है उसका। वैसे इसके बारे में आपको पता था ही, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर बेसिकली एक एंजल लेवल का बंदा है ज़ोरोएस्टर फैमिली का। मतलब ऑफ कोर्स एज अ पैरासाइट है लेनर्ड के ऊपर, बट देख के लगता नहीं कि वो कोई हार्मफुल पैरासाइट है, जबकि यूजुअली पैरासाइट्स हार्मफुल होते हैं। और हाँ, ज़ोरोएस्टर फैमिली के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। इनके आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वो मॉरॉडर पाथवे को कंट्रोल करते हैं। जिस पाथवे पे और कौन है बताओ बताओ, बताया था मैंने आपको। और ये वही पाथवे है दोस्तों जो कि दूसरे की बियॉन्ड पावर्स को चुरा सकती है, राइट। इसलिए लेनर्ड हर्मिट्स ऑफ फेट की गैदरिंग को ढूंढने, उसमें पार्टिसिपेट करने में कामयाब रहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने ब्लड वेसल थीफ यूज करने का ऑफर दिया था फर्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि उसके पास मदद के लिए ग्रैंड पा थे, ये बूढ़ा इंसान जो भी बैठा हुआ है उसके साथ। वो पल भर में मेगोस की सबसे असरदार पावर चुराने के लायक बन गया था, वो कर पाया था ऐसा फर्स्ट बुक के अंदर। तो यही है लेनर्ड मिचेल की सीक्रेट, और मतलब हमें पता था इस बारे में, बट कौन बैठा है ये भी हमें आइडिया लग गया है किस तरह की उसकी पावर्स है। एंड अगर वो एंजल है तो समझ लो किस सीक्वेंस पे होगा, कितना कुछ उसको पता होगा और कितना नॉलेज वो लेनर्ड को देता होगा। सोचने वाली बात है। बट द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि क्या वो हार्मफुल है? देख के नहीं लगता कि ये बंदा हार्मफुल है, बस लग रहा है कि वो किसी से छिप के बैठा है लेनर्ड के साथ, कोई उसको पावरलेस किया है जिससे वो भागा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, बट नॉट श्योर। हो सकता है वो फ्यूचर में हार्मफुल भी हो जाए। तो इन बातों को आप याद रखना। आप किससे छिप रहा है ये अगेन सीक्रेट है, बट मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। एमॉन, सब लोग एमॉन से ही छिपते हैं, एमॉन ही मेन विलन है, ठीक है। डरो तुम भी उससे, मैं डरता हूं तुम भी डरो। तो क्लाइन यहाँ सोचता है कि चलो मैं जो है ना लेनर्ड मिचेल पे नजर रखूंगा, देखूंगा कि ये बुढ़ा जो है वो लेनर्ड मिचेल को कुछ हर्ट तो नहीं करना चाह रहा, उसी हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। फॉर नाउ क्लाइन का प्लान था कि वो एमिलिन को भेजेगा विद द सेम बैज, लैनुस वाला बैज है, एंड एमिलिन से पूछवाएगा लेनर्ड को कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मिस्टिकल आइटम है जो कि किसी के बियॉन्ड द पावर्स को चोरी कर सके, एंड उससे ही ट्रांजैक्शन करवाएगा, खुद फोर्ट फ्रंट पे नहीं आएगा। अब ये सब क्लाइन सोच ही रहा होता है, तभी अरोडेस पूछता है कि मास्टर मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। ठीक है भैया पूछो क्या सवाल है। एंड ही वाज लाइक यहाँ मैं कुछ बहुत पावरफुल सेंस कर रहा हूँ, क्या है आपके आसपास? क्लाइन बोला यहाँ डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये सुनते अरोडेस वाज लाइक देखिए मास्टर, ये जो डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी है आपका अच्छा सर्वेंट नहीं बनेगा, ये आपको धोखा देगा। तो कोई स्नेक ऑफ फेट इस पाथवे वाला बंदा है तो उसको आप ये चीज दे दीजिए, वो बहुत खुश होगा इसे लेके, लेकिन आपका ये हम्बल सर्वेंट नहीं बन सकता है, इससे आप बच के रहिएगा। ये डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्म हुआ है फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये कह के अरोडेस चला जाता है। अब क्लाइन सोचता है कि यूनिकनेस, एक मिनट, डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी असल में मॉन्स्टर पाथवे की यूनिकनेस है। ये पहली बार है जब क्लाइन का सामना किसी सो कॉल्ड यूनिकनेस से हो रहा है। यह वाकई बहुत खौफनाक है और ये पूरी रियल वर्ल्ड को डिजिटाइज कर सकता है। मॉन्स्टर पाथवे को व्हील ऑफ फॉर्चून पाथवे भी कहा जा सकता है। तो क्या इस पाथवे का सीक्वेंस 0 व्हील ऑफ फॉर्चून है? समथिंग टू थिंक अबाउट। एनीवेज यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एमलिन पे आता है जो कि हार्वेस्ट चर्च में है, और उसको मिशन मिल गया है आराम से मिस्टर फूल से, नहीं सॉरी मिस्टर वर्ल्ड से मिला होगा आई गेस मिशन, कि आप जाओ और लेनर्ड से एक ऐसा मिस्टिकल आइटम खरीद के लाओ लेनर्ड मिचेल से जो कि दूसरे के बियॉन्ड द पावर्स को चुरा सके। वैसे यहाँ वर्ल्ड कहीं ना कहीं एमलिन को वार्न कर दिया था कि जो बंदा है ना तुम्हारा, वो तुमको कभी भी नींद में खींच सकता है, लिटरली वो नाइटमेयर है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पहला, दूसरा उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वही बुड्ढा जो बैठा हुआ है ज़ोरोएस्टर फैमिली का, तो थोड़ा बच के, ज्यादा हीरो मत बनना। लेकिन एमलिन वाइट को आप जानते हो, अपने आप को वो सबसे बड़ा हीरो समझता है। तो हाँ, वो गया लेनर्ड मिचेल के डोर पे रिंग किया, लेनर्ड डोर खोला एंड बोला कि मुझे तुमसे एक मिस्टिकल आइटम खरीदना है। जैसे ही लेनर्ड ये सुना, आसपास देखा, एंड अगले ही सेकंड एमलिन वाइट ड्रीम के अंदर था और उसको पता भी नहीं चला। बट देन एमलिन को तुरंत ही रियलाइज होता है कि वो ड्रीम में है, एंड वो बोलता है कि वाकई तुम बहुत इंप्रेसिव हो लेनर्ड मिचेल, तो मुझे ड्रीम में खींच लिए, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तुमसे एक मिस्टिकल आइटम खरीदना है जो कि दूसरे के बियॉन्ड द पावर्स को चुरा सकता है। इस पॉइंट पे लेनर्ड मिचेल ड्रीम हटाता है एंड उसको बोलता है चल घर के अंदर आके बात करते हैं। तो लेनर्ड मिचेल कहता है कि देखो मैं तुम्हें सामान बेच सकता हूँ, मेरे पास एक है वैसा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम किसके लिए ये लेके जा रहे हो। एंड एमलिन वाइट वाज लाइक कि
शायद अपने लिए या फिर अपने किसी जान पहचान वाले के लिए, नथिंग यू शुड बी कंसर्न अबाउट। तो लेनर्ड मिचेल थोड़ा सोचा और कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक मिस्टिकल आइटम है वैसा, और उसका कॉस्ट होगा 7,000। 7,000 सुन के एमलिन वाइट कांप जाता है, बट वो बोलता है ठीक है, मैं कंसिडर करूंगा, आई लेट यू नो टुमारो। तो एमलिन क्लाइन को बताता है कि भैया 7,000 मांगा है तुम्हारा लेनर्ड मिचेल। एंड क्लाइन वाज लाइक 7,000 का तो आइटम उसके पास पक्का नहीं है, ये बहुत अपसेल कर रहा है मेरे को, कितना कंजर इंसान है। बट ठीक है, अभी क्लाइन के पास टोटल वेल्थ उसका हो गया बाउंटी पैसा मिलने के बाद कुछ 12,700 पाउंड, उससे ज्यादा ही थोड़ा। क्लाइन सोचता है 7,000 मैं शेल आउट कर सकता हूँ, तो वो 7,500 एमलिन को देता है। 500 एमलिन का मतलब ये हुआ, वो जो काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन करवाया है उसका फी हुआ, और 7,000 लेनर्ड मिचेल के लिए। हाँ, ये डील भी अब हो ही जाएगा, और अब इन्हें ओरावी आइलैंड पहुंचने में सिर्फ 8 घंटा बाकी था। एंड डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी से डर वाला असर खत्म हो गया था, तो फिर से डरा दिया उसको ऑल ब्लैक आई से, तो 12 घंटा फिर से रहेगा डर। याद रहे, क्लाइन ऐसा कुछ ही बार कर सकता है, उसके बाद तो ये डाई छोड़ेगा नहीं क्लाइन को। बट हाँ, अब नहीं करना पड़ेगा, 8 घंटे में तो ये लोग ओरावी आइलैंड पहुंच ही जाएंगे। वैसे यहाँ क्लाइन से एक गलती हो गई थी दोस्तों, सोचो क्या गलती हुई। गलती ये हुई कि ऑल ब्लैक आई को वो हमेशा ग्रे फॉग के ऊपर रखता है जहां वो शील्डेड है, राइट। लेकिन वो अभी डाई को डराने के लिए ऑल ब्लैक आई को ग्रे फॉग से रियल वर्ल्ड में लेके आया है, जिसमें ट्रू क्रिएटर का करप्शन है, जिसको ट्रू क्रिएटर फील कर सकता है और क्लाइन को लोकेट कर सकता है। भले ही क्लाइन 2 ही बार निकाला है 2-2 मिनट के लिए, बट स्टिल इट कैन हैपन, एंड इट डज हैपन। लिटरली क्लाइन रेस्ट कर रहा होता है और तभी उसका इंट्यूशन फायर करता है कि कोई तो आया भैया, कोई आया है ऊपर से, एंड समवन इज लुकिंग फॉर मी। और ये जो भी बंदा है वो काफी डेंजरस सा है। ये जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेंजर था वो ऐसा लग रहा था कि काउंटलेस ग्रे फॉग से स्टेम कर रहा है, जो कि स्ट्रेंजली रिब्ड अराउंड क्लाइन है। एक एनिमी आया है जो कि टेल डिवाउरर ऑरोबोरस और द ऑरोरा ऑर्डर का सेंट है, और अगर क्लाइन अभी ढंग से एक्ट नहीं किया तो उसका खेल खत्म हो सकता है। अभी अचानक लाइनर जिस पे क्लाइन था उसके ऊपर का स्पेस फटता है, और वहां कॉम्प्लिकेटेड सिंबल से भरा एक इनविजिबल दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से 2 सफेद हाथ बाहर निकले और उन्होंने जोर से पीछे की तरफ खींचा, और इससे उस आदमी का पूरा बॉडी ही जो था वो उस डोर से बाहर निकलता है। ये जो एक आदमी था वो ब्लैक बॉनेट और पुराने जमाने का डार्क रोब पहने हुए था, जो बुजुर्गों का पसंदीदा होता था, लेकिन वो देखने में 40 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। उसकी डार्क आंखों में बेशुमार इल्यूजरी इमेजेस घूम रही थी, जैसे उनके अंदर एक के ऊपर एक क्योटिक वर्ल्ड्स की कई लेयर्स छुपी हो। अब इस पॉइंट तक डार्क विल और हैरी भी उठ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग बियॉन्ड से वो लोग भी कुछ चीजें फील कर सकते हैं, एंड वो लोग लिटरली फ्रीज ही हो गए, इतना डर चुके थे। उनको पता चल गया कुछ तो यहाँ लफड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है ये उनको आइडिया नहीं लगा। लिटरली उनके औकात के बाहर का डेंजर है, कैसे पता चलेगा उसको। अब क्लाइन वाज श्योर कि वो तो इससे लड़ नहीं सकता है, तो क्लाइन यहाँ चलता है एक चाल। वो डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी को ऑलरेडी डरा के रखा है, उसको ही कहता है कि भैया जो आया है ना मैलेफिक विजिटर, उसका आउटकम तुम डिसाइड करोगे। मतलब डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी अब डिसाइड करेगा उसके साथ क्या होगा, और क्लाइन को चाहिए कि वो 1 रोल करे उस आदमी के लिए। हाँ, डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसा ही करता है, जो आया है बंदा उसके लिए जो है ना 1 रोल कर देता है। लिटरली 1 रोल करना तो समझ रहे हो, कुछ तो खतरनाक उसके साथ हो जाएगा। तो अब होगा क्या, बताता हूं आपको। लेकिन फिलहाल वो आदमी जो था वो अपनी स्पिरिचुअलिटी बाहर निकाला और आसपास के इलाकों को स्कैन कर रहा था, पूरे लाइनर को स्कैन कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामने की स्पेस को पकड़ा और एक अचानक इनविजिबल दरवाजे को खींचकर खोल दिया। जैसे ही वो पावर हाउस उसके अंदर कदम रखा, वो वहां से गायब हुआ, और फर्स्ट क्लास केबिन के अंदर क्लाइन को तुरंत महसूस हुआ कि खतरा उससे दूर जा रहा है, और उसने चैन की सांस ली। मतलब वो जो डोर खोला होगा इल्यूजरी, उससे वो कहीं और पहुंच गया, मतलब गलती से वो कोई और शायद डोर खोल दिया, या सम उसका बैड लक हुआ जिससे वो इस जगह से ही निकल के चला गया एंड क्लाइन बच गया। तो डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि जो बंदा आया था वो बताया तो हमें नहीं गया है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ कि शायद वो कौन बंदा था। जो भी था वो सीक्वेंस 4 पे था, और सीक्वेंस 4 के बंदे को इस तरह से अचानक से बेवकूफ बनाना, ये काम डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ही कर सकता था। सोच के देखो, अगर इस डाई को किसी तरह कंट्रोल करके कुछ भी इससे करवाया जाता तो ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट बन सकता था। लेकिन एज आई सेड, इसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ये कुछ भी कर सकता है, तो खतरनाक चीज है। एनीवेज, यहाँ पे अपोथिकरी और जो आउल था वो होश में आता है, क्लाइन से पूछता है क्या हुआ अभी यहाँ, एंड क्लाइन हीरो बनता है, बोलता है तुम लोग के जान पहचान की चीज नहीं है, इग्नोर करो। तो इसके बाद फिर और कोई एक्सीडेंट नहीं होते इस लाइनर के ऊपर, एंड फाइनली ये लोग ओरावी आइलैंड पहुंच जाते हैं। वैसे एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बंदा अभी आया था, खतरनाक बंदा जो कि डोर खोल के कहीं और चला गया, वो पक्का डोर पाथवे से ही होगा। अप्रेंटिस बोलते हैं ना उसको, जिसपे एक और बंदी है अपनी टैरो क्लब की। एनीवेज, तो वो सीक्वेंस 4 है उसका, एंड उसका नाम है बॉटिस, आई गेस, राइट, वही है नाम। और अगर वो बॉटिस है तो वो सेंट्स ऑफ सीक्रेट है ऑफ द अरोरा ऑर्डर, याद रखना इस बात को। तो हाँ, ये लोग ओरावी आइलैंड पहुंचते हैं, और वहां ये लोग सेंट डेको कैथेड्रल में जाते हैं, जहां पे इनको मिलना था कार्नेट नामक बंदा से, जो कि वहां का बेलमैन था। अब ये जो कार्नेट नामक बंदा था वो अजीब सा था, मतलब लंबा सा था, थोड़ा हंच्ड था, उसकी नॉस्ट्रल्स अलग थी,
फेस एक तरह से ड्रूपी था, लेग्स उसके मतलब सिमेट्रिकल नहीं, इधर उधर, मतलब पूरी तरह से अजीब सा बंदा था। अब डार्कविल तुम जानते ही हो कैसा मुंह फट इंसान है। इस बंदे को देखा कार्नेट को और बोलने लगा, तुम बहुत अजीब अगली से दिखते हो, मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा, खास करके अगर वहां प्रॉब्लम हो तो वो सब प्रॉब्लम्स मैं तुम्हारी फिक्स कर सकता हूँ, ऐसी ऐसी दवा है मेरे पास। अब कार्नेट ऑफ कोर्स इस सब बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब उसको पता है कि वो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन अपने लुक्स को लेके वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करता है। लेकिन अब कोई सर पे ही आके चढ़ के बोलने लग जाए ये सब बात तो थोड़ी अजीब लगती है ना। तो कार्नेट बोल देता है डार्कविल से कि इस बारे में मुझे बात करना नहीं। और तुम जरूर डार्कविल होगे रॉय किंग के स्टूडेंट, क्योंकि रॉय किंग बताए थे कि तुम इसी तरह के बददिमाग इंसान हो। अब डार्कविल ये सब सुना एंड देन वो रिंग बॉक्स एक हैंड ओवर करता है जिसके अंदर वो डाइस था। कार्नेट वाज इम्प्रेस्ड कि डार्कविल एक्चुअली में डाइस को सही सलामत लेके आ गया रिंग बॉक्स को, यानी यूज नहीं किया, अभी तक ये सील्ड है। बट हम सब जानते हैं कि ये सील्ड नहीं है। डार्कविल बताता है नहीं भैया मैं गिर गया, ये अनसील हो गया, कांड भी होने लग गया था, ये तो मेरे साथ ये प्यारे सज्जन गिरमिन स्पैरो थे जो कि समहाउ टेम्पररी इस डाइस को सील कर दिए, जिस कारण से मैं जिंदा बच के ओरावी आइलैंड आके तुम्हें ये हैंड ओवर कर पा रहा हूं। और हाँ, इसके लिए सज्जन गिरमिन स्पैरो 1000 पाउंड मेरे से मांगे थे, मेरे पास 300 ही था, 700 अब तुमको देना है, साथ ही एक मिस्टिकल आइटम खोजने में मदद करनी है जो कि मतलब ऑफेंसिव पावर जिसमें ज्यादा हो। कार्नेट बोला मेरे पास भी तो 100 ही पाउंड है, एक काम करते हैं हम लोग काउंसलर रिकार्डियो के पास जाते हैं, वही इसका जुगाड़ करेंगे। तो हाँ, ये लोग काउंसलर रिकार्डियो से मिलने जाने लगते हैं और इसी बीच जो अपना क्लाइंट था वो अपना स्पिरिट विजन ऑन करके कार्नेट को देखता है कि ये बंदा थोड़ा अजीब सा क्यों है। और बंदे के जो स्पिरिट विजन वाले कलर्स थे वो बहुत यूनिक थे। लाइक उसका इमोशनल कलर्स ठीक था, वो उसमें कोई इश्यू नहीं था, लेकिन उसका ईथर बॉडी जो उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है वो काफी अननेचुरल लग रहा था। उसका दिल ग्रीन था, सर पल्पर और डाइजेस्टिव सिस्टम येलो, और ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग टुकड़ों को जबरदस्ती एक साथ कुचल कर जोड़ दिया गया हो जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ कार्नेट की आत्मा से भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। अब कार्नेट तुरंत सेंस कर लेता है कि क्लाइंट अपना स्पिरिट विजन ऑन किया और वो क्लाइंट से कहता है कि मैं स्पिरिट विजन को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव हूं तो मत करो ऐसा। कार्नेट कहता है कि तुमने मेरी प्रॉब्लम्स नोटिस कर ही ली होगी, देखो मैं कोई कुदरती पैदा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं चर्च ऑफ अर्थ मदर की उन कोशिशों का नतीजा हूं जहां वो इंसानी जिस्म को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मैं एक्सपेरिमेंट से बना हूं, जैसे नहीं फ्रैंकेनस्टाइन बना था वैसा कुछ। कार्नेट को एक फेल्ड स्पेसिमेन माना जाता है। देन कार्नेट घूम के इसको कहता है डार्कविल को कि तुम जो बोल रहे थे कि उसको भी ठीक कर दूंगा, समझ रहे हो ना किस चीज को, तो मेरे में वो एक्चुअली ताकत है ही नहीं, मर्दाना ताकत, तो यू कांट डू एनीथिंग और मेरे को ऐसा कुछ तलब भी नहीं है। ये सब सुन के क्लाइंट सोचा कि चर्च ऑफ अर्थ मदर की इंसानी जिस्म को रिफाइन करने की कोशिशों का नतीजा है क्या ये। लेकिन सेंट ड्रेको कैथेड्रल तो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का है, क्योंकि ये एक फेल्ड स्पेसिमेन है, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कार्नेट ने चर्च ऑफ अर्थ मदर से मुंह मोड़ लिया है और लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का मेंबर बन गया? ये बात समझ आती है क्योंकि चर्च ऑफ अर्थ मदर और लाइफ स्कूल ऑफ थॉट दोनों ही अपोथिकरी पाथवे को होल्ड करते हैं, तो उनके बीच कुछ न कुछ ओवरलैपिंग तो जरूर होगी। लेकिन लाइफ स्कूल ऑफ थॉट ने इस बंदे को, जो देखने में कोई मामूली बेलमैन नहीं लगता, उसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में क्यों भेजा? क्या ये सिर्फ एक मामूली भेस है या फिर इन दोनों के बीच कोई खास कनेक्शन है? तो ये सब क्लाइंट सोच ही रहा होता है कि ये लोग पहुंच जाते हैं काउंसलर रिकार्डियो के पास, जो कि फिलहाल इंजर्ड हैं, अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज में अगर उनके जाओगे ना काउंसलर के, तो भैया तुम पे आएगा बैड लक। हाँ, इन्हीं काउंसलर को डाइस का वो जो बॉक्स है वो दिया जाता है। वो बॉक्स ओपन करके डाइस को देखते हैं, उनका हाथ हमें देख रहा था जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था स्केल्स हैं। देन वो अपने इसी सिल्वर स्केल वाले हाथ से एक पीस ऑफ पेपर उठाते हैं जिसका एंड कनेक्टेड था, और ये लेदर पेपर पे बहुत सारे टेक्स्ट थे, बहुत सारे लेबल्स थे और एंशिएंट अर्मिस में कुछ लिखा भी था। मतलब जो कुछ भी लिखा था वो पॉइंट कर रहा था स्नेक ऑफ मरकरी विल ऑसेप्टिन को। इसमें क्लाइंट सोचता है कि छोटे स्केल पर फेट का इस्तेमाल करके डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी को पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस के साथ सील करना, ताकि वो हमेशा के लिए नींद या शांति की हालत में रहे। मतलब ऐसा ही कुछ हुआ है क्या यहाँ? बिल्कुल, स्नेक ऑफ मरकरी विल ऑसेप्टिन ने ऐसी सिचुएशन का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और इसके लिए कुछ खास तैयारियां कर रखी थी। इन शॉर्ट काउंसलर जो है वो डाई को सील कर दिए हैं या कर पाएंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो काउंसलर थे वो क्लाइंट से कहते हैं कि मुझे पहले से पता है कि तुम क्या सब वादा करवाए हो इस डार्कविल से कि भैया तुम्हें 1000 पाउंड चाहिए और एक मिस्टिकल आइटम ढूंढना है, तो चलो 300 पाउंड तो तुमको मिल गए हैं, 700 का मैं जुगाड़ कर दूंगा, और जहां तक बात है मिस्टिकल आइटम की तो वो मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा एक बार मैं रिकवर कर जाऊं, अभी मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूं। अब 700 पाउंड कैसे मिलेगा? वेल, वो क्लाइंट के ऊपर लक बरसा, रब्बा लक बरसा, ऐसा, ठीक है, लक बरसा देते हैं एकदम से कि भैया अब तुम सफिशिएंटली लकी हो गए हो, कसिनो में जाओ, जुआ खेलो, 700 पाउंड तुम कमा लोगे।
ध्यान रहे कि 700 से ज्यादा मत कमाना और एक कसिनो के अंदर 200 पाउंड से ज्यादा मत कमाना। अब क्योंकि क्लाइन के ऊपर लक बरस गया है तो क्लाइन गया एक कसिनो के अंदर, लगाया वहां बाजी और 30 पाउंड हार के आ गया। मजाक नहीं कर रहा, क्लाइन हार गया, कोई लक नहीं बरसा उस पर। क्लाइन तुरंत वापस काउंसलर रिकार्डियो के पास आता है सेइंग कि ये कैसा लक बरसा हुआ भैया कि मैं 30 पाउंड हार गया। और रिकार्डियो भी शौक में कि मेरा लक ऑगमेंटेशन फेल कैसे कर गया, ये तो फेल करता नहीं है। इससे रिकार्डियो एक बात समझ जाते हैं कि क्लाइन जो है वो नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स है, नोइंगली या अननोइंगली आई डोंट नो, कि ये लक ऑगमेंटेशन को कहीं ना कहीं फेल करता है। इसी कारण से मेरा जो ये चार्म था वो फेल हुआ। रिकार्डियो तो इतने इंप्रेस हो गए थे कि वो कहते हैं कि वाकई में तुम पावरफुल एडवेंचरर हो। अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो बाहर आके तुम्हें देखता और मैं समझ पाता कि आखिर क्यों तुम मतलब मेरे लक ऑगमेंटेशन से बच गए। बट ठीक है, इतना अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैं इंजर्ड हूँ। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डार्कविल के ऊपर लक बरसा देता हूँ, इसको लेके जाओ, इसकी मदद से 700 पाउंड जीत लो। 730, क्योंकि 30 तुम हार गए मेरी कारण से, तो 730 पाउंड जीत लो। तो हाँ, डार्कविल को लेके जाता है गरमैन स्पैरो। एज एक्सपेक्टेड डार्कविल लकी था और वो 730 पाउंड बहुत जल्दी जीत जाता है एंड देन गरमैन स्पैरो को दे देता है, मतलब मिडनाइट तक। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि आखिर क्लाइन के ऊपर लक वाला जो वो ऑगमेंटेशन था वो काम क्यों नहीं किया। देखो, क्लियरली हमें बुक में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूं। तो देखो, जैसे जैसे क्लाइन का सीक्वेंस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो ग्रे फॉग के साथ रियलिटी में भी इंटीग्रेट होने लग गया है। मतलब कि जब वो सीक्वेंस 6 पे है फिलहाल, तो उसके ऊपर एक पतली ग्रे फॉग की कवरिंग है। एंड ग्रे फॉग का प्रॉपर्टी ही क्या है? वेल, वो ट्रू क्रिएटर के रेविंग्स तक को रोक सकता है। इतनी पावरफुल आइसोलेशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्लाइन के ऊपर इस तरह का जो लक ऑगमेंटेशन या इनहांसमेंट किया जाता है वो सब काम नहीं करता है। एंड इट वर्क्स बोथ वेज, यानी कि अगर वो बैड लक भी क्लाइन पे डालने की कोशिश करते तो वो चीज भी काम नहीं करती। तो हाँ, इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग दोनों एक साथ, क्योंकि मतलब अच्छा लक भी नहीं मिलेगा लेकिन बुरा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो है सो है। एंड जैसे जैसे क्लाइन का सीक्वेंस और बढ़ता रहेगा, वो जो ग्रे फॉग का इंटीग्रेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो क्लाइन के ऊपर मोटी सी परत चढ़ जाएगी ग्रे फॉग की। बट टेंशन मतलब एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब क्लाइन इस चीज को कंट्रोल कर पाएगा, मतलब वो कैसे परसीव होता है। क्योंकि ग्रे फॉग का ऑरा किसी बड़े अगर हाई सीक्वेंस वाले को दिख गया, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये चीज क्या है। अभी तक आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं ये चीज क्या है, ठीक है। तो वो समझ जाएगा, तो फिर वो क्लाइन से वो चीज छीनने की कोशिश करेगा। इसी पे बहुत बड़ा कांड होता है बुक 6 के अंदर। बट फॉर नाउ आपके लिए इतना जानना जरूरी था जितना मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद क्लाइन रिकार्डियो से मिलता है सेइंग कि ठीक है, मैं अब तो जा रहा हूं। अगर आपको कोई ऐसी मिस्टिकल आइटम मिल जाती है जो कि ऑफेंसिव पावर में अच्छी है, तो मेरे मैसेंजर को समन कर लेना, उससे भिजवा देना। ओके, डील डन। तो इसके बाद क्लाइन वर्ल्ड बन के एमलिन को पैसे देता है और कहता है कि जाओ लेनर्ड के पास और वो मिस्टिकल आइटम लेके आओ जिससे दूसरे के बियॉन्ड द पावर चोरी करी जा सकती है। तो एमलिन तुरंत जाता है लेनर्ड मिचेल के पास, उसको 7000 पाउंड देता है और बदले में उसे मिलता है एक मिस्टिकल आइटम जिसका नाम है टिंडर। ये फिलहाल रेड ग्लव की तरह दिखता है, जो कि लेनर्ड अपने हाथ से खोल के एमलिन को दे देता है। लेकिन ये जो ग्लव है वो अपना कलर बदल सकता है। अब इसकी पावर्स क्या है? वेल, टिंडर पहनने वाले की चार्म बढ़ा देता है, जिससे उसकी बातों में बहुत ज्यादा असर और वजन आ जाता है। ये 50 मीटर के दायरे में किसी भी टारगेट की बियॉन्डर पावर चुरा सकता है। आप टारगेट को जितना बेहतर जानेंगे, अपनी पसंद की पावर चुराना उतना ही आसान होगा। अगर आप कम जानते हैं तो ये काफी रैंडम हो जाता है, सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। जब टारगेट सीक्वेंस 6 पर हो तो फेलियर के चांसेस होते हैं और सीक्वेंस जितनी हाई होगी, फेल होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। चोरी कामयाब होने के बाद टारगेट वो बियॉन्डर पावर खो देगा और उसे रिकवर होने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे। टिंडर का मालिक उस चुराई हुई पावर को बस 10 मिनट तक आराम से यूज कर सकेगा। और टिंडर के इतना महंगा होने का वजह यह है कि इसकी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। मतलब आइडियल अगर आप देखो तो कोई भी मिस्टिकल आइटम के अंदर नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो अच्छे खासे होते हैं, इसकी पावर अच्छी है, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। पहली नेगेटिव इफेक्ट यह है कि जब आप टिंडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप कोई ना कोई अपनी चीज खो देंगे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना वैल्यूएबल चीज अपने साथ रखे हो। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको यूज करते वक्त आपकी अपनी एक बियॉन्डर पावर जो है ना, वो 12 घंटे तक गायब हो जाती है। मतलब एक यूज किए तो 12 घंटे तक गायब हो जाएगी। अब 12 घंटे तक आप कितना भी यूज कर लो, वही एक पावर बस गायब रहेगी एंड 12 घंटे बाद वो वापस आ भी जाएगी। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। बट देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है। मान के चलो क्लाइन का कोई एक पावर गायब हुआ, लेकिन 12 घंटे तक वो एक चुराई हुई पावर का इस्तेमाल बार बार कर सकता है। सो दैट इज ऑसम, राइट?
मतलब 10 मिनट तक कर सकता है एंड बार बार दूसरी पावर्स चुरा भी सकता है। 12 घंटे का स्पेस, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, एमलिन को ये टिंडर मिल गया है जो कि रेड कलर का ग्लव है, जिसको वो फेंक दिया ग्रे फॉग के ऊपर। अब ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन इस ग्लव को लेता है एंड यहाँ होता है एक खेल। लिटरली क्लाइन को यहाँ एक टाइनी डिसओरिएंटेड फेस दिखता है जैसे ही वो ग्लव को टच करता है, और ये फेस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता एंड क्लाइन समझ जाता है कि ये काम जो है ना लेनर्ड के साथ, जो उसका पैरासाइट ग्रैंडपा बैठा हुआ है ना, लेनर्ड का ग्रैंडपा नहीं है, क्लाइन उसको ग्रैंडपा बोलता है कि बुड्ढा है, तो उसका ही काम है। वो जरूर पता करने के लिए कि किसको ये ग्लव जा रहा है, कुछ तो इसके अंदर छोड़ा था जिससे यहाँ पे ये फेस दिखा है। काइंड ऑफ ऐसा ही, जैसे नहीं एमॉन एक बार ग्रे फॉग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है बट बहुत वीक लेवल पे। और देखा जाए तो अपने जो ग्रैंडपा है लेनर्ड के, वो भी तो मॉरॉडर पाथवे से ही है ना, जिससे अपना एमॉन है। तो हाँ, इन लोग का चाल एक ही है। तो क्लाइन सी गॉड सेप्टर उठाया, उसकी वजह से ग्रे फॉग के ऑरा को थोड़ा चर्न किया और जैप मारा फेस पे, फेस खत्म 1 सेकंड में। क्योंकि एक तो ये एमॉन से वीक था और क्लाइन अब इस चीज में एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे इंट्रूजन्स को रोका जाए। और ये जैपिंग करते ही क्लाइन के पास अगेन बचा था एक 12 रिंग वाला वॉर्म ऑफ टाइम। पता था ना, एमॉन के पास वही बचता है। तो क्या जो लेनर्ड के साथ वो बुड्ढा है ग्रैंडपा, वो भी सीक्वेंस 1 है, या फिर ये वॉर्म ऑफ टाइम की पावर मॉरॉडर पाथवे पे कुछ नीचे वाले सीक्वेंस पे ही मिल जाती है, 2 या 3 पे, उससे नीचे तो नहीं मिलती होगी, राइट? जो भी है, ये बुड्ढा है तो बहुत पावरफुल, इतना मान के चल सकते हैं, एटलीस्ट सीक्वेंस 2 तो होगा। वैसे ये वॉर्म ऑफ टाइम डेड था एंड क्लाइन वाज थिंकिंग कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में पता करेंगे, अभी रख लेते हैं, कभी कुछ यूज हो जाए इसका तो मजा आ जाए। उधर बुड्ढा लेनर्ड को बोलता है कि भैया ये जिसके पास भी गया है ना ग्लव, वो मेरे से भी शातिर निकला। इससे पहले मैं कुछ देख पाता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, वो मेरे को खत्म कर दिया। ठीक है, और अभी मैं बहुत वीकेंड स्टेट में हूँ, तुम्हारे ऊपर पैरासाइट बन के बैठा हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट में होता तो शायद कुछ देख भी पाता। बट वन थिंग इज क्लियर कि भैया थोड़ा सा है, पावरफुल ही है कोई इसके पीछे। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा कूड़े देंगे नहीं। लेनर्ड वाज लाइक ओके, नहीं कूड़े देंगे। वहीं अगर क्लाइन की बात की जाए तो देखो, तो क्लाइन के पास अब 2 ग्लव है, एक हाथ में क्रीपिंग हंगर पहनेगा, एक हाथ में टिंडर पहनेगा। ठीक है, अब राइट में टिंडर पहनेगा या लेफ्ट में, वो तो क्लाइन को ही पता, शायद राइट में पहनेगा। एंड क्लाइन फिलहाल सोचता है कि अभी मैं जो है ना ऑल ब्लैक आई से करप्शन को नहीं चुराऊंगा इस टिंडर की मदद से, मतलब ट्रू क्रिएटर्स, क्योंकि इसके बाद टिंडर भी हो जाएगा यूजलेस। एंड एनी हाउ क्लाइन को तो पोशन का तब जरूरत है ना, मतलब उसका ऑल ब्लैक आई का तब जरूरत है ना बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक का, जब उसको मैरियोनेटिस्ट का पोशन कॉन्कॉर्ट करना होगा। तो जब वो सिचुएशन आएगा उस टाइम पे ही क्लाइन चुराएगा पावर, करप्शन को निकालेगा एंड देन कॉन्कॉर्ट करेगा पोशन। तो अभी के लिए वो टिंडर का नॉर्मली इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात है टिंडर की, तो क्लाइन के लिए पहला साइड इफेक्ट तो नलीफाई हो जाता है, क्योंकि क्लाइन एक सीयर है। इवन इफ वो कुछ खो देता है, वो इजिली उसे लोकेट करके ढूंढ लेगा। एंड दूसरा साइड इफेक्ट क्लाइन को देखना होगा, एक बियॉन्ड पावर 12 घंटे के लिए जाएगी। बट स्टिल एक्चुअली में इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है नहीं, देखा जाए तो। हाँ, अब क्लाइन को बस डाइजेस्ट करना है फेसलेस पोशन को, और यहाँ क्लाइन एक और चीज करता है, ऑड्री तक भेज देता है साइकियाट्रिस्ट का जो बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक उसको क्रीपिंग हंगर के अंदर से मिला था। तो ऑड्री उसका पोशन कॉन्कॉर्ट करती है और पिला देती है सूजी द डॉग को, जो कि एकदम गोल्डन हो जाता है उसका स्केल्स, बट समहाउ अपने आप को मैनेज करती है। ऑड्री भी वहां थी कि जरूरत होगा तो +8 मारेंगे, लेकिन सूजी खुद ब खुद मैनेज कर लेती है सब कुछ, और अब वो बन गई है सीक्वेंस 7 साइकियाट्रिस्ट। वुफ वुफ। नाउ आपको डेजी याद है? डेजी वो एक लड़की थी, याद है, जो कि हमने सेकंड बुक में देखा था, जो कि किडनैप हो गई थी कैपिम द्वारा, और फिर ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के अंदर वो अपनी बहन और माँ दोनों को खो दी थी। वेल, वो सपने में होती है और उसके सपने में उसको विजिट करता है लेनर्ड मिचेल। क्यों? क्योंकि लेनर्ड फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा है टैरो क्लब को, और लेनर्ड जाता है इस बच्ची से पूछता है कि तुम फिर से बताओ तुम्हारे केस में क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि मैं कैपिम से इस तरह से किडनैप हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, वो एक शर्लॉक मोरियार्टी नामक डिटेक्टिव को हैंड ओवर की थी केस। हालांकि वो डिटेक्टिव कुछ किया नहीं, बट बाद में मिल ही गई, बट मैं उस डिटेक्टिव को देखी हूँ। तो लेनर्ड बोलता है कंज्योर करो फेस कैसा था। ऑफ कोर्स ये सब ड्रीम में हो रहा है, तो लेनर्ड ड्रीम में फेस भी देख लेता है शर्लॉक मोरियार्टी का। नाउ इसके बाद लेनर्ड चला जाता है ड्रीम से, बट वो एक कनेक्शन ये भी ढूंढ लेता है कि लैनिविस के केस में भी ये शर्लॉक मोरियार्टी था, कैपिन के केस में भी ये शर्लॉक मोरियार्टी है, और जो कुछ भी बैकलैंड में पिछले 1 साल में हुआ था काइंड ऑफ, उस सब में शर्लॉक मोरियार्टी का नाम आ रहा है। तो कहीं यही एक लिंक तो नहीं टू ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड। उधर लेनर्ड अपने रेड ग्लव टीम से सोएस्ट को बोल दिया था कि जो एमलिन आया था बंदा मेरे पास, उस पे खबर निकालो, और वो एमलिन पे खबर लेके आया था। सोएस्ट बताता है कि एमलिन व्हाइट एक वैम्पायर है जो कि फिलहाल चर्च ऑफ अर्थ मदर के जुरिसडिक्शन में आता है। वो एक बार कुछ वक्त के लिए गायब हो गया था, और उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया था। एक खास मिस्टर स्टुअर्ट की वजह से ये मामला आखिरकार
मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी ने सॉल्व कर दिया। और शर्लॉक का नाम सुनते वापस लेनर्ड का दिमाग खनकता है कि भैया ये शर्लॉक मोरियार्टी हर जगह आ रहा है, जरूर इसका कुछ तो तगड़ा कनेक्शन है विद द टैरो क्लब और समथिंग ग्रेट स्मॉग बैकलैंड का हुआ था, कुछ तो वो किया है इसमें। वहीं क्लाइन की बात की जाए तो क्लाइन ओरावी के स्वीट लेमन बार में गया और यहाँ वो 2 एक्चुअली में आइटम खरीदने की सोच रहा है जो कि सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट है उसके सीक्वेंस 5 पोशन का। ये आइटम है कॉमन ड्रैगो ट्री बार्क और सोनिया गोल्डन स्प्रिंग वाटर। अब क्लाइन जब इस बार में होता है, बियर वगैरह ले रहा होता है, तो बगल में वो एक आदमी को सुनता है जो कि अपने आप को गेडमैन स्पैरो बता रहा था। जी हाँ, वो कह रहा था कि मैं हूँ गेडमैन स्पैरो, मैं जा रहा हूँ एक एडवेंचर पे, वहां मुझे बहुत खजाना मिलने वाला है। तो 2-3 लोग को बोल रहा था कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो एडवेंचर पे, ठीक है, और नहीं चलोगे, मुझे ना बोलोगे तो मैं कितना सन की इंसान हूँ, तुम जानते हो मैं कितने लोगों को खत्म कर चुका हूँ, मेरे साथ आना होगा। एंड क्लाइन समझ जाता है कि गेडमैन स्पैरो को लोग चेहरा से नहीं जानता है, लेकिन उसका नाम फैल गया है सी पे कि भैया ये मारता है किसी को भी। एंड उसी का इस्तेमाल करके, उसी के डर का इस्तेमाल करके जो है ना, ये बंदा लोगों को स्कैम कर रहा है। अब क्लाइन के नाम पे आप स्कैम करोगे, ये बात क्लाइन को पसंद आता नहीं, ठीक है। बस गेडमैन स्पैरो अपना उठा, इस बंदे का कॉलर पकड़ा और उठा के सीधा बार के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और वो बंदा डरते हुए भाग गया। सब समझ गए वो गेडमैन स्पैरो नहीं था, लेकिन ये बंदा कौन है जो कि उसको इतनी आसानी से फेंका? कहीं यही गेडमैन स्पैरो तो नहीं? यही है गेडमैन स्पैरो, ठीक है, क्लाइन मोरेटी। अब बार का जो बारटेंडर था वो ये सब देखा एंड क्लाइन को बुलाता है कि देखिए आप लगते हैं एडवेंचरर, तो मेरा जो बॉस है इस बार का वो एक्चुअली एडवेंचरर्स को अच्छे से ट्रीट करता है, बियर वगैरह पिलाता है, चाहिए तो मीटिंग करवा दूं। क्लाइन वाज लाइक कर लेंगे मीटिंग, ठीक है, चलो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, एक रूम के अंदर, वहां मीटिंग होगा। मिलता है बॉस से, बॉस वहां बैठा हुआ था एंड उसके इर्द गिर्द 6 बाउंसर्स थे। इस बॉस का नाम था बिल्ट ब्रांडो और वो बताता है कि मैं भी पहले एडवेंचरर हुआ करता था, मैंने काफी पैसे भी कमाए, लेकिन अब मैं उतना एडवेंचर नहीं करता। अब बिल्ट एक खास कारण से हर एक एडवेंचरर से मिलता था जो भी उसके बार में आता है। अब वो कारण है क्या? वेल, बिल्ट बताता है कि रोस्टेड आर्किपेलागो के ईस्ट से समुद्र धीरे धीरे काफी ज्यादा मेसी होने लगता है, वहां मिलिट्री और चर्च की पकड़ कमजोर होने लगती है, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपने हार्बर्स को ही प्रोटेक्ट करने लायक रह जाते हैं। ये समुद्र पायरेट्स का प्लेग्राउंड है जो हम एडवेंचरर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए बिल्ट चाहता है कि अगर सारे एडवेंचरर्स मिलकर एक लूजली कनेक्टेड अलायंस बना ले, ताकि जब भी कोई खतरा आए तो सब एक साथ खड़े हो सके, तो वेल सभी सरवाइव कर सकते हैं। इस अलायंस में कोई सख्त या बाइंडिंग टर्म्स नहीं है। अगर दूसरे एडवेंचरर्स किसी खतरे में हो तो आप उसे इग्नोर करने का फैसला ले सकते हैं और कोई आपको सजा नहीं देगा। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो किसी से मदद की उम्मीद भी मत रखना। मतलब अगर आप मदद करोगे तभी लोग आपको मदद करेंगे, ऐसा ही काम करता है। इसके अलावा बिल्ट एक वादा कर सकता है कि इस अलायंस के एडवेंचरर्स उससे कोई भी सामान खरीदते वक्त सबसे सस्ती प्राइस हासिल कर सकेंगे और जब वो अपना लूट का सामान बेचेंगे तो उन्हें कम से कम मार्केट प्राइस जरूर मिलेगा। तो टर्म्स काफी अच्छे हैं, कुछ स्ट्रिक्ट भी नहीं है, और अगर आप पार्टनरशिप में आ जाते हो तो बहुत कुछ अच्छा है। तो क्या करना चाहिए गेडमैन स्पैरो को ज्वाइन? गेडमैन सोचता है एंड ही वाज लाइक ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा। ऐसे भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है एडवेंचरर एसोसिएशन। तो हाँ, अब गेडमैन स्पैरो इनडायरेक्टली एडवेंचरर एसोसिएशन का मेंबर बन चुका है। अब बिल्ट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है एंड क्लाइन वाज लाइक मेरा नाम है गेडमैन स्पैरो। अब उसका नाम सुनते जितने वहां बॉडीगार्ड्स सब टेंशन में आ जाते हैं कि भैया तो गेडमैन स्पैरो है, ये तो सबको पीटता रहता है, इधर से उधर किसी को भी खत्म कर देता है। बट बिल्ट चिल था, वो उतना डरता नहीं। बिल्ट उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो एंड क्लाइन वाज लाइक सोनियाज गोल्डन स्प्रिंग वाटर मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्ट वाज लाइक ठीक है 100 मिलीलीटर बेच देंगे तुमको 30 पाउंड में, बहुत सस्ता प्राइस दे रहे हैं, इससे सस्ता तुमको आइलैंड जाके ही मिल सकता है। क्लाइन बोला ठीक है डील हो गया, तो डील डन। एंड तभी कोई एक बंदा अंदर आता है और वो बिल्ट को कान में कुछ तो बोलता है जिससे बिल्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो गेडमैन स्पैरो से कहता है कि देखिए आपसे मैं बाद में बात करूंगा, कभी हम लोग बैठ के साथ में बियर पियेंगे एंड डिस्कस करेंगे चीजें, फॉर नाउ मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है। क्लाइन वाज लाइक ओके। क्लाइन यहाँ से निकलता है और जहाँ पे अपना होटल लिए रहता है वहां चला जाता है। अब बात करें अगर सिटी ऑफ सिल्वर की, तो वहां डेरिक अपने सोलर हाई प्रीस्ट के पावर्स को प्रैक्टिस कर रहा है एंड देन वो लाइब्रेरी जाता है क्योंकि लाइब्रेरी से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, टैरो क्लब मीटिंग आने वाली थी, राइट। तो सेकेंड फ्लोर पे वो देखता है कि वो जो लोग थे ना जो कि गए थे एक्सपेडिशन के लिए, वो लोग बैठे थे, इनको कॉलिन लीड किया था, तो उनके साथ ही सभी लोग थे। एंड देन जाता है अपना डेरिक थर्ड फ्लोर पे जहां पे वो देखता है एल्डर लोविया को, जी हाँ, जो कि शेपर्ड है, याद है ना आपको। डेरिक लोविया को देख के गुड आफ्टरनून कहता है, वो भी ग्रीटिंग्स कहती है एंड देन डेरिक से कहती है कि देखो मुझे क्वारंटाइन से निकाल दिया गया है। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन डेरिक के लिए। वो डर जाता है थोड़ा, वो भी कुछ कहता नहीं, बस वहां से निकल लेता है। एंड डेरिक प्लान्स कि चलो मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो ही जाएगी, उसको अंदाजा लग गया है कितने देर में मीटिंग हो जाती है।
कहता है, वहां जाके मैं इसके बारे में सजेशन दूंगा बाकियों से। सो यस, टाइम हो गया है, मंडे 3 PM टैरो क्लब मीटिंग बिगिंस। तो सबसे पहले मिस जस्टिस और मिस मैजिशियन रोजेल के कुछ डायरी पेजेस देती है मिस्टर फूल को, जो कि वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब आज के पेजेस में कुछ बातें इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहले पेज में बात थी 22 अप्रैल की, किस ईयर का ये नहीं पता, बस वहां लिखा था कि रोजेल अबिस को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे थे। देन 23 को वो काले समंदर के साथ आगे बढ़ते गए और उस लिक्विड जैसा घने कोहरे को पार किया एंड पहुंच के एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर गए जो किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। उसके पीछे खत्म ना होने वाला काला कोहरा था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे कॉन्टिनेंट को ढक रखा हो। हालांकि पहाड़ी के नीचे देखने पर वो अनंत और बिना किसी लिमिट के लग रही थी। मैंने यानी एम्परर रोजेल ने एडवर्ड से मजाक में कहा कि अगर मैं उस क्लिफ से कूद कर खत्म होता हूँ तो शायद मैं कभी जमीन पे गिरूंगा ही नहीं और हमेशा गिरने की स्टेट में ही रहूंगा। अब ये स्टेटमेंट्स पढ़ के क्लाइंट सोच रहा था कि क्या एम्परर रोजेल को खत्म होने का डर नहीं लगता। कहानियों के मुताबिक ये ऐसी जगह है जो हर चीज को करप्ट कर सकती है और हर जान ले सकती है। इस स्टेज पर रोजेल यकीनन सीक्वेंस 4 तक नहीं पहुंचा था और वो डेमीगॉड भी नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस 5 होगा या शायद उससे भी नीचे। अगर मैं होता, मतलब क्लाइंट होता, तो पक्का अपनी नाव मोड़ लेता और चर्च को रिपोर्ट कर देता। उसी पल क्लाइंट को अपने और रोजेल के बीच का फर्क समझ में आता है। इसके अलावा एबिस के किनारे का रोजेल का वो डिस्क्रिप्शन क्लाइंट को एमोन के मौसलम के उन मिस्टीरियस पत्थर के दरवाजों की याद दिला रहा था। बिल्कुल वैसा ही सीन तब देखा था जब चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के आर्च बिशॉप होरामिक के पपेट ने उसे छूना चाहा था। पता नहीं रोजेल ने वहां क्या ढूंढा होगा, कम से कम वो अपनी एक्सप्लोरेशन में खत्म तो नहीं हुआ। उसके बाद भी उसकी लाइफ काफी एक्साइटिंग रही। फिर आगे बात थी 24 अप्रैल की। रोजेल लिखते हैं कि हमने चोटी से नीचे उतरना शुरू किया ताकि और गहराई तक जांच कर सके। वो घना काला कोहरा चुभने वाली ठंड जैसा है, जैसे वो जिस्म और रूह दोनों को गला सकता हो। खुशकिस्मती से जिस डार्क किंग पर मैं सवार हूँ उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस करप्शन को रोक लेती हैं, वरना मुझे शक है कि मैं और मेरे नाइट्स ऑफ द अपोकलिप्स फेरो की अनडेड लीजन के मेंबर्स बन गए होते। वहां बहुत खामोशी है और हमें कुछ भी नया नहीं मिला। 25 अप्रैल को हमने डेविल्स देखे, लेकिन वो सड़ती हुई लाशों की शक्ल में थे। उस काली नुकीली पहाड़ी के नीचे एक कीचड़ से भरी जगह के नीचे, जिसे रास्ता भी नहीं कहा जा सकता, वहां अलग अलग डेविल्स की लाशें का ढेर था। कुछ आम जगहों पर थी और कुछ ऐसी जगहों पर जिनका कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब के सब एक ही पल में खत्म कर दिए गए हो। 26 अप्रैल में लिखा हुआ था कि हर तरफ या तो लाशों का ढेर था या फिर सन्नाटा, आगे का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। डार्क किंगशिप पे मौजूद चीजों में अब करप्शन के निशान दिखने लगे थे। पिछले कुछ सालों में मुझे शायद ही कभी डर लगा हो, लेकिन यहाँ अनजान चीजों का वो खौफ किसी इनविजिबल हाथ की तरह है जिसने मेरे दिल को कसकर पकड़ लिया है। मुझे जाना होगा, मुझे वापस लौटना होगा, मैं यहाँ अब एक पल नहीं रुक सकता। यस, इस तरह से रोजेल वापस चले गए। अब इसके बाद अगला पेज था जिसमें 8 मई का सीधा एंट्री था। अगेन कौन सा ईयर है नहीं पता, बट इसमें रोजेल लिख रहे थे कि उनकी जो बेटी है बर्नाडेट, वो अब 2 साल की हो गई है। रोजेल बता रहे थे कि कैसे वो जब ट्रांसमाइग्रेट करके आए थे ना, तो इस वर्ल्ड को कभी वो अपना माने ही नहीं थे। मतलब उनको हमेशा लगता था कि मैं जैसे किसी गेम के अंदर हूँ या किसी एक नए वर्ल्ड के अंदर हूँ, ये मेरा अपना वर्ल्ड नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो अपनी बीवी मटिल्डा भी थी, उससे भी उनका लव से ज्यादा ये था कि वो मेरी है तो मेरे साथ रहना चाहिए। तो पोजेशन ऐसा होता ना, वो एक फीलिंग था काइंड ऑफ। लेकिन जब उनकी बेटी हुई ना बर्नाडेट, तब फर्स्ट टाइम उनको ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और अब वो 2 साल की हो गई है, सो इट्स मतलब उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। फिर आगे जनवरी में लिखा था, 6 जनवरी की बात थी, जहां लिखा था एक नया साल, एक नई शुरुआत। अब रोजेल आर्टिसान बन चुके हैं और आखिरकार उनके पास वो काम करने की पावर्स आ गई है। कैसी पावर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो रोजेल लिखते हैं कि वो हर मेरी यादों में बसी उस मिस्टीरियस सिल्वर प्लेट को बनाना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा ट्रांसमाइग्रेशन उसी का नतीजा था। सच तो यह है कि सवांट बनने के बाद ही मैंने उसकी शक्ल और उस पर बने अजीब सिंबल्स और पैटर्न्स को याद कर सकता था, पर तब मुझे साफ एहसास था कि मैं ऐसी किसी चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ बात एक सिल्वर प्लेट की हो रही है दोस्तों। अब 9 जनवरी की एंट्री में लिखा था कि बार बार फेल होने के बाद आखिरकार मैं कामयाब हो गया। उस सिल्वर प्लेट को पकड़कर, जो अजीब सिंबल से भरी हुई थी, तो उसमें रोजेल अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से झोंक दिए ताकि ये प्लेट जो था वो एक्टिवेट हो जाए। और रोजेल की आंखों के सामने एक खत्म ना होने वाला ग्रेस व्हाइट फॉग जाहिर हुआ, लेकिन देन कुछ हुआ नहीं। तो क्या रोजेल के इस रिचुअल में कुछ मटेरियल में कमी रह गई थी, या फिर वो कोई जरूरी चीज मिस कर रहे हों। देन आगे एंट्री थी 10 जनवरी की। उसमें रोजेल लिखे थे कि अपने ट्रांसमाइग्रेशन के एक्सपीरियंस को याद करते हुए मैंने अपनी पूरी स्टेट को वापस रीस्टोर किया, ये मानते हुए कि अब मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। मगर उस मिस्टीरियस सिल्वर प्लेट ने मुझे सिर्फ वो अजीब सा ग्रे फॉग ही दिखाया। वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाया। अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा तो उस वक्त मेरे ट्रांसमाइग्रेशन कैसा कामयाब हुआ था। मैंने फिलहाल के लिए ये कोशिश छोड़ दी है और उस सिल्वर प्लेट को तबाह कर दिया है जो मैंने बनाई थी। शायद जब मैं एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर और डेमीगॉड बन जाऊंगा, तब मेरे पास उन पैटर्न्स और सिंबल्स को समझने का कोई रास्ता होगा
ताकि मैं अपने ट्रांसमाइग्रेशन के पीछे का सच जान सकूं। हाँ, मैं यकीनन एक डेमीगॉड बनूंगा, मैं इस एरा का प्रोटैगनिस्ट हूँ। अब यहाँ जो ग्रेस व्हाइट फॉग की बात हो रही है वो ऑफ कोर्स वही जगह है जहां अभी क्लाइन है, यानी ग्रे फॉग की बात हो रही है। एंड इससे क्लाइन का दिमाग चलता है कि एक्चुअली में जो ट्रांसमाइग्रेशन होते हैं, मतलब क्लाइन दो ही ट्रांसमाइग्रेटर्स को जानता है, एक रोजेल को, एक खुद को, राइट? तो इन दोनों ट्रांसमाइग्रेटर का कहीं ना कहीं कनेक्शन ग्रे फॉग से है। बट सोचने वाली बात यह है कि क्लाइन शुरू से ही ग्रे फॉग को एक्सेस कर पा रहा था, इवन बिफोर, जब वो बियॉन्डर तक नहीं था, राइट? सीक्वेंस 9 का तो वो बाद में बना, उससे पहले वो ग्रे फॉग में आके एज अ फूल बैठ गया था। लेकिन रोजेल कहीं ना कहीं बियॉन्डर बन गए हैं, मिड सीक्वेंस पे है, फिर भी वो इस ग्रे फॉग को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए वो एक सिल्वर प्लेट भी बनाए, उसके अंदर रिचुअल किए, स्पिरिचुअलिटी डाले, स्टिल वो ग्रे फॉग देखा लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाए, इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या हो सकता है? वेल, इसका रीजन आपको आगे काफी अच्छे से पता चल जाएगा, बट अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इट हैज समथिंग टू डू कि आपने कौन सा पाथवे चुना है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ही क्लाइन सीयर क्यों चूज किया था? क्योंकि उसने रोजेल लिखे थे मुझे या तो सीयर पाथवे या फिर मोरॉडर, ऐसा कोई पाथवे चूज करना चाहिए था। एंड क्लाइन बस वही चूज किया, जिस कारण से उसके लिए ग्रे फॉग को बाद में एक्सेस कर पाना इजी हुआ। मतलब पाथवे चूज करने से पहले भी कर पा रहा था, बट बाद में भी वो जा पा रहा है ग्रे फॉग के अंदर। रोजेल पहले नहीं गए होंगे, मतलब ये बनने से पहले, बियॉन्डर बनने से पहले, बट बाद में वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक अलग ही पाथवे चूज किया है जो कि शायद ग्रे फॉग से कंपैटिबल ना हो। कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है वो सही बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बस हिंट कर रहा हूं ताकि आप सोच सके अपने दिमाग में कि क्या रीजनिंग हो सकता है। वैसे जो भी रीजनिंग है आगे तो आपको बहुत क्लियरली ही पता चल ही जाएगी, मुझे पता है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता के, थोड़ा फीड करके डेविएट कर रहा हूँ इधर उधर हल्का सा, ताकि आप हल्का और सोच सको इस बारे में। एनीवेज, तो यही सब डायरी में लिखी हुई थी। एंड इसके बाद अपने मिस्टर फूल वो कहते हैं कि चलो मीटिंग शुरू करी जाए। तो सबसे पहले एल्गर कहता है कि भैया मुझे चाहिए ओसन सॉन्गस्टर का फॉर्मूला। ठीक है, एक और सीक्वेंस ऊपर बढ़ने की बात हो रही है एल्गर की। एंड कैटलिया वाज लाइक ठीक है, मैं नजर रखूंगी, अगर मुझे मिलता है तो आई विल गिव यू द फॉर्मूला। और ऐसे में एल्गर पूछता है कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। कैटलिया कहती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऑफेंसिव मिस्टिकल आइटम मिल जाए तो बताना, जो कि एटलीस्ट डेमीगॉड लेवल पे होनी चाहिए और जिसका साइड इफेक्ट भी एक्सेप्टेबल हो। एल्गर कहता है ठीक है, मैं नजर रखूंगा, अगर कुछ मिलता है तो बताऊंगा। इसके बाद डेरिक तुरंत बोलता है कि भैया एल्डर लोविया का कांड हो गया, वो रिलीज हो चुकी है स्पायर से और उसको मैंने लाइब्रेरी में देखा। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एल्गर, ऑड्री वगैरह के लिए, तो ये लोग इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्गर पूछता है कि तुम्हारा जो चीफ कॉलिन है वो है कि नहीं अभी सिटी ऑफ सिल्वर में? तो डेरिक कहता है हाँ वो है। ठीक है, एक सांस लेने वाली बात है कि लोविया खुद नहीं बाहर निकल गई है, चीफ को भी इस बारे में आइडिया है। इस पे फोर्स बोलती है कि तुम्हारे चीफ ने एक्सप्लोरेशन टीम और उस छोटे लड़के जैक के साथ मिलकर बाहर की दुनिया का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए ट्रू क्रिएटर की पावर जरूरी है। उस लड़के जैक का बाप अरोरा ऑर्डर का मेंबर था और वो तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ट्रू क्रिएटर के पवित्र निवास यानी होली रेसिडेंस को ढूंढ रहे थे। इसलिए पूरे सिटी ऑफ सिल्वर की खातिर तुम्हारे चीफ ने वापस लौटने के बाद शेफवर्ड लोविया को रिहा करने का फैसला किया है। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अब लिटिल सन के ऊपर डेंजर है। यही बात फॉस का भी मानना था और ऑड्री का भी, लेकिन हैंगमैन का सोच इससे अलग था। वो कहता है कि लिटिल सन तो अब और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। कैसे? वेल देखो, ट्रू क्रिएटर का जो खतरा है वो इतना साफ है कि कोई भी समझदार इंसान जिसकी आंखें और दिमाग खुली रखी, जो अपना आंख और दिमाग खुला रखता हो, वो इसे देख सकता है। तो जो चीफ है वो कभी भी अपने सारे चिप्स उस पर नहीं लगाएगा, वो एक साइड में प्रोटेक्शन भी रखेगा ही। उन्हें यकीनन एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो ट्रू क्रिएटर को टक्कर दे सके या बैलेंस कर सके। रही बात अगर डेरिक की, जिसने उनकी साजिश का पर्दाफाश किया, तो तुम पर ब्लास्फेमर एमन का कब्जा था, तो शायद तुम उनके लिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो। तो हाँ, लोविया और उसकी कंपनी तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाना चाहेंगी, चीफ और बाकी एल्डर्स तुम्हें उतना ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह वो तुम्हारी उन बातों या शक को भी इग्नोर कर देंगे जिन्हें तुम मिटा नहीं पाए हो। एल्गर ने ये बात बड़े साधारण तरीके से समझाई। तो एक बात तो क्लियर हो गया है स्टारो क्लब मीटिंग के दौरान कि एल्गर का जैसा दिमाग चलता है ना, वैसा किसी और का नहीं चलता। वो हर एक पॉसिबिलिटी को मतलब भांपता है। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि अगर कॉलिन की ही बात की जाए जो कि चीफ है, तो वो सारा चिप्स ट्रू क्रिएटर पे तो नहीं डालेगा कि उसकी मदद से हम निकलेंगे। ट्रू क्रिएटर को बैलेंस करने के लिए एक और पावर है और वो मानता है कि डेरिक के अंदर एमोन आया था, तो एमोन से कनेक्शन डेरिक का हो सकता है। भैया यही दोनों आपस में क्लैश करेंगे जिससे हम बच सकते हैं, तो डेरिक को भी बचाओ। तो डेरिक इज सेफ। वैसे ये सब जो बातें चल रही हैं, ये कैटलिया और एमलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कैटलिया इतना सुन रही है कि ये लोग बात कर रहे हैं ट्रू क्रिएटर की, एमोन की। भैया एक तो ये लोग हैं मिड सीक्वेंस बियॉन्डर और बात करते हैं सीधा गॉड्स वगैरह की। मतलब ये टैरो क्लब है क्या चीज? यहाँ सब छोटे छोटे पिद्दी लोग बैठे हुए हैं और ये लोग कहीं से कहीं गॉड वॉड का बात करते हैं। ये लोग क्या कर चुके हैं पास्ट में? कुछ खतरनाक लोग हैं क्या ये? क्या मैं ही नहीं समझ पा रही इनके ऑरा को? मतलब चल क्या रहा है इधर? अब ये सब सोच ही रही होती है कैटलिया, तो एल्गर ऐड करता है कि देखो भैया, क्योंकि तुम्हारा
चीफ अभी क्या प्लान कर रहा है सिटी ऑफ सिल्वर में वो मुझे नहीं पता, तो डेरिक भाई मैं तुम्हें कोई सजेशन अभी नहीं दे सकता हूँ, बट इतना कह सकता हूँ तुम सेफ हो तो चिल करो और नजर तेज रखो, ठीक है। देखते रहो कि चीफ लोग क्या प्लान कर रहा है, क्या प्लॉट कर रहा है। जितना बताओगे उतनी अच्छी मैं सजेशन तुम्हें दे पाऊंगा। वहीं मिस्टर फूल चेयर पे बैठ के सोच रहे हैं कि ये लोग मेरे दम पे इतना बात करता है ट्रू क्रिएटर एमॉन का, एज इफ मैं सबको पेल दूंगा अकेले। इन्हें पता नहीं कि अगर मेरा सामना 1-on-1 हो जाए ना इन लोग से तो भैया मैं 1 सेकंड नहीं टिकूंगा। अब कैटेलिया पूछ ही लेती है कि तुम लोग जिस एमॉन का बात कर रहे थे क्या वो वही ब्लास्फेमर एमॉन है जो कि एंसेस्टर ऑफ एमॉन फैमिली है इन द 4th इपॉक्स टूडोर एम्पायर, जिसे सन ऑफ क्रिएटर भी कहते हैं। अब सन ऑफ क्रिएटर शब्द सुन के ऑड्री और एल्गर के कान खड़े हो जाते हैं कि एक मिनट ये एमॉन वाकई में सन ऑफ क्रिएटर है। मतलब शक था लेकिन ये तो कंफर्म कर रही है कैटलिया। इज इट रियली ट्रू? ऑड्री तुरंत कैटलिया से इस बारे में पूछ भी लेती है और कैटलिया बहुत सिंपली एक्सप्लेन करती है। तो कैटलिया बताती है कि जब ओरिजिनल क्रिएटर स्प्लिट हुआ था इनटू वेरियस डीटीज एंड रेसेस तो उसकी बॉडी जो है वो 2 बेबीज को भी प्रोड्यूस की थी। उसमें से एक ब्लास्फेमर एमॉन था और दूसरा था एडम। अगर आपको याद हो तो क्लाइन जब एमॉन के मॉज़िलम में गया था तो वहां भी वो कुछ म्यूरल्स देखा था जो कि ऐसी ही चीजें बता रही थी, थोड़ी सी डिफरेंट। नहीं याद हो तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ वो क्या था। तो जब एमॉन और एडम पैदा हुए थे तब क्रिएटर अभी जागे थे और उन्होंने एंशिएंट गॉड्स की अथॉरिटी वापस ले ली थी। वो एक पवित्र पहाड़ पर ऊंचाई पर बैठे हुए थे और फरिश्ता उनके चारों तरफ उनकी तारीफ कर रहे थे। वहां उनके मरने या टूटने का कोई निशान नहीं था। वो म्यूरल वाकई सिटी ऑफ सिल्वर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कुछ न कुछ मिलती जुलती है। शायद क्रिएटर सच में 2 बार जागे थे और शायद ओरिजिनल क्रिएटर एमॉन के पिता वो क्रिएटर जिनका जिक्र सिटी ऑफ सिल्वर के रिकॉर्ड्स में है वो एक ही इंसान नहीं है। उन दोनों के बीच एक इनहेरिटेंस का रिश्ता हो सकता है। ये सब क्लाइन सोच रहा था एंड तभी ऑड्री पूछती है कि ये एडम कौन है? इसका नाम मैंने कभी नहीं सुना। एंड कैटलिया वाज लाइक कि एडम का नाम हम भी बहुत कम, बस एक ही बार सुने हैं कि भैया वो जो क्रिएटर था उसका बेटा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते एडम के बारे में। और अगर एडम और एमॉन दोनों बेटे हैं, मतलब दोनों आपस में भाई हैं, क्रिएटर के बेटे हैं, तो भैया वो किंग ऑफ एंजल्स होंगे ही। मतलब वैसे ही वो पैदा लिए होंगे। किंग ऑफ एंजल्स बोले तो सीक्वेंस 1 पे तो होंगे ही, उसी स्टेट में पैदा हुए होंगे। और टैरो क्लब की बात की जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा किंग ऑफ एंजल्स को अभी तक कंफर्म कर नहीं पाए हैं। मतलब जितने को ये लोग जानते हैं उनमें से एक है एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस, जिसका जिक्र सिटी ऑफ सिल्वर की पुरानी किताबों में मिलता है। उनका टाइटल टेल डिवॉरर है। दूसरा है मेडिकी, जिनका जिक्र सिर्फ इत्तेफाक से मिस्टर फूल ने किया था। अगर आपको याद हो एंजल मेडिकी, उसका टाइटल अभी तक टैरो क्लब मेंबर्स को नहीं पता है लेकिन मिस्टर फूल को ये पता होगा। तीसरा सिर्फ एक अंदाजा है हमेशा कि एमॉन किंग ऑफ एंजल्स में से एंजल ऑफ टाइम है, क्योंकि वो एक किंग ऑफ एंजल्स है। तो एडम जो कि क्रिएटर का बेटा है वो भी किंग ऑफ एंजल्स ही होगा, लेकिन किस चीज का है वो हमें नहीं पता। अब इस सब बातों के दौरान कैटलिया को एक और बात पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ जो डेरिक बैठा हुआ लिटिल सन, ये एमॉन द्वारा पजेस हो गया था और मिस्टर फूल जो थे वो उसको बचाए थे। ठीक है, उसके पोजीशन को हटाए थे, एमॉन को हराए थे। और ये सुन के कैटलिया का दिमाग ही खुल गया कि भाई मैं सोचती थी कि मिस्टर फूल एक ऐसे डीटी हैं जो कि अपनी पावर लूज कर दिए और धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हैं, लेकिन ये अब भी इतने पावरफुल हैं कि ये एमॉन तक को हरा सकते हैं। भैया मैं जितना कम आंक रही थी मिस्टर फूल को उतने कम है नहीं। एक्चुअली मिस्टर फूल इज वेरी पावरफुल। अब कैटलिया को कौन बताए कि मिस्टर फूल सिर्फ सीक्वेंस 6 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब जो है सो है। अब ऑर्डर ये भी बताती है कि जब वो वाला केस कांड हुआ था मतलब डेरिक के साथ, तो उस समय एक वर्म ऑफ टाइम मिला था जो कि खत्म हो गया था, जिसके ऊपर 12 रिंग्स थे। तो क्या उसका किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सुन के फूल वाज वेरी हैप्पी क्योंकि उसके पास एक और वर्म ऑफ टाइम अभी नया मिला है। उसको ये सवाल पूछना था और कैटलिया को हो सकता है इसका नॉलेज हो, लेकिन फूल तो खुद पूछ नहीं सकते, ऑर्डर ही पूछ ली, बढ़िया हो गया। तो सबसे पहले तो कैटलिया बताती है कि ये जो पावर है ये मॉरडर पाथवे का है, मतलब ये वर्म ऑफ टाइम बनाना। लेजेंड के हिसाब से एट द सेंट और एंजल लेवल वो लोग जो है फेट को भी फूल कर पाते हैं और रूल्स को एकदम चीट कर लेते हैं। वो लोग टाइम के पैरासाइट बन जाते हैं। और जहां तक बात है कि इस वर्म ऑफ टाइम का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो भैया ये कैटलिया को भी ढंग से नहीं पता था, लेकिन इतना उसे पता था कि रिचुअल के थ्रू इससे जो है ना एक बहुत ही तगड़ा चार्म बनाया जा सकता है। तो इसके बाद वर्ल्ड एमलिन से थोड़ा सा प्राइवेट में बात करता है। एमलिन को कहता है कि तुम जो लेनर्ड से मिलने गए थे ना वो पूरी मेमोरी मुझे देखनी है तुम्हारी, प्रोजेक्ट करो इसको ग्रे फॉक पे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि लेनर्ड के साथ जो बुढ़ा है वो आखिर करना क्या चाहता है। बेसिकली क्लाइन कंफर्म करना चाह रहा था कि वो जो बुढ़ा है लेनर्ड के साथ, वो लेनर्ड को भी ढंग से पता है ना कि वो पैरासाइट है। ऐसा तो नहीं कि लेनर्ड को बेवकूफ बना रहा है, बट देन क्लाइन कंफर्म्स कि नहीं, लेनर्ड को भी क्लियरली पता है कि वो पैरासाइट है एंड दोनों काइंड ऑफ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो फॉर नाउ इट इज फाइन, लेकिन नजर रखना होगा इस लेनर्ड मिचेल पे। देन यहाँ विलियम स्ट्रीट्स पे जो एबनॉर्मैलिटीज हुई थी उसके ऊपर बात होती है और वर्ल्ड कहता है कि हमने चर्च को इन्फॉर्म करवा दिया है फोर्स से, तो वो लोग एक्शन ले लेंगे, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और ये सुन के अगेन कैटलिया थोड़ी शॉक में थी, बिकॉज ये लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लगते हैं जो कि मतलब ऑफ कोर्स चर्च का सहायता नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट ही होंगे, लेकिन ये लोग चर्च को इन्फॉर्म करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। तो
तो ये टैरो क्लब बहुत ही वियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन चर्च की मदद ही करता है ये। तो अच्छे ही लोग हैं ये लोग, क्योंकि आइडियली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नेचुरल एनिमी ही चर्च होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। भले ही चर्च के लिए ये लोग एनिमी हो, लेकिन ये लोग चर्च को एनिमी नहीं मानते। तो हाँ, यही सब सोच हो रहा था एंड एट द एंड मिस्टर फूल कहते हैं कि मीटिंग हुआ खत्म, और इसी मीटिंग के साथ इस वीडियो को भी मैं खत्म करूंगा। जैसा मैंने कहा था, वीडियोस 15 फरवरी तक थोड़ी छोटी आएंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपनी बहन की शादी में आया हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। मुश्किल से मैं दिन में 4-5 घंटे निकाल के वीडियोस बना पाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर पाता हूँ, तो वो चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, 15 फेब के बाद अपन फिर से फुल फॉर्म में आ जाएंगे, जैसा अपन वीडियोस बनाते थे। एनीवेज, इसी बीच आप एक्सपेक्ट करना कि दूसरे एनीमे पे भी मैं छोटी 10-12 मिनट वाली वीडियोस भी बनाता रहूँगा, बिकॉज वो बनाना ज़्यादा आसान होता है LOTM से। LOTM के अंदर बहुत लंबी रिकॉर्डिंग होती है। खैर, जो भी है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए तो मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।